स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रीबॉर्न द फायर ऑफ देवगढ़ जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 4:1-60 राज्यसभा का औपचारिक बुलावा भोर की पहली किरण के साथ ही निकल पड़ा था। शाही हरकारे इसे रियासत की सीमाओं में बसे हर कुलीन घराने तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े थे। उस शाम महामाया के हांफते हुए दिए गए विवरण के अनुसार ये खबर 1 घंटे के भीतर ही रानी कलावती के कक्ष तक पहुंच गई थी। उन्होंने इसे 3 बार पढ़ा। महामाया ने महल से चलकर नहीं बल्कि दौड़कर आने की अपनी पूरी हड़बड़ाहट के साथ मंदिर की कुटिया में बैठते हुए बताया। वे अपने ही द्वार पर खड़ी थीं, सामने 2 दासियां खड़ी थीं जिनकी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे उस छोटे से फरमान को 3 बार ऐसे पढ़ रही थी मानो चौथी बार पढ़ने पर उसके शब्द बदलकर कुछ कम खौफनाक हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद उन्होंने भैरव सिंह को बुलवा भेजा और दोपहर से ही दोनों अपने निजी अध्ययन कक्ष में बंद है। क्या बुलावे में कोई कारण लिखा था? अनन्या ने पूछा। हालांकि वो जवाब पहले से जानती थी। उसके पिता ने जानबूझकर बेहद सावधानी से शब्दों को अस्पष्ट रखा था, ठीक वैसे ही जैसा उनके बीच तय हुआ था। नहीं, महामाया ने कहा, बस इतना कि राजमुकुट के उत्तराधिकार और सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर मामला है जिसके लिए 3 दिन बाद पूरी परिषद की उपस्थिति अनिवार्य है। पर राजकुमारी, जिस औरत ने एक कत्ल की साजिश रची हो, उसे ये समझने के लिए किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं होती कि यह किस तरह का बुलावा है। वो जानती हैं। हो सकता है उन्हें यह न पता हो कि आपके पास कितने सबूत हैं या आप कैसे बच निकली, पर उनकी रूह जानती है कि यह सब कुछ आपके बारे में ही है। अनन्या ने इस बात पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि आने वाले 3 दिनों की गंभीरता पिछले हफ्ते की पागलों जैसी सबूत जुटाने की हड़बड़ाहट से बिल्कुल अलग थी। अब मामला सिर्फ सबूत जुटाने का नहीं था, बल्कि अपना पक्ष रखने और खुद को एक ऐसी औरत से बचाने का था जिसके पास अब उसी बेरहमी और दृढ़ता से वार करने की हर वजह मौजूद थी जैसी उसने सगाई की दावत वाली रात दिखाई थी। वह क्या करेगी? अनन्या ने पूछा। हालांकि यह सवाल महामाया से कम और खुद से ज्यादा था। वो इस पहेली को उसी सतर्क, दूरदर्शी सोच के साथ सुलझा रही थी जैसे किसी विरोधी वकील की अगली चाल का अंदाजा लगाया जाता है। वे यूं ही भाग तो सकती नहीं, क्योंकि यह अपनी गलती कबूल करने जैसा होगा जो परिषद के सामने पेश किए जाने वाले किसी भी सबूत से कहीं ज्यादा घातक साबित होगा। वे मेरे पिता को भी इतनी आसानी से खामोश नहीं कर सकती, कम से कम ऐसा कोई आत्मघाती कदम उठाए बिना तो बिल्कुल नहीं, जिससे सभा में चाहे जो भी हो उनका अपना विनाश तय हो जाए। तो फिर उनके पास क्या रास्ता बचता है? आपको झूठा साबित करना। द्वार के पास अपनी तय जगह से अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर वे परिषद की बैठक नहीं रोक सकती तो उनके पास एकमात्र रास्ता यही बचता है कि वे ये साबित कर दे कि वहां उठने वाला कोई भी आरोप केवल गम के पागलपन की बकवास है या महत्वाकांक्षी विरोधियों की चाल है या फिर उनके बेटे को गद्दी से हटाने की साजिश रचने वाले दुश्मनों का गढ़ा हुआ फरेब। राजकुमारी, उन्होंने इस दरबार में 10 साल लगाकर अपने गठबंधन तैयार किए हैं। इन 3 दिनों में वे अपने हर एक मददगार का इस्तेमाल करेगी और वे ये काम चुपचाप तो बिल्कुल नहीं करेगी। अनन्या ने इस कड़वे सच को महसूस किया और तुरंत इसके पीछे के व्यवहारिक सवाल की ओर मुड़ गई। तो फिर हमें ये जानना होगा कि वे उन गठबंधनों के साथ ठीक ठीक क्या कर रही है, जितनी जल्दी हो सके। महामाया, क्या तुम इन 3 दिनों तक उनके कक्ष पर चुपचाप नजर रख सकती हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ, महामाया ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि उस दायरे में मेरी उपयोगिता सीमित है। मेरी पहुंच हमेशा इस बात पर टिकी रही है कि मैं किसी की नज़र में ना आऊं। और जो रानी खजाना शाखा की एक दासी पर पहले से ही शक कर रही है, वे जल्द ही पुरानी रानी के महल के हर उस पुराने नौकर पर शक करने लगेंगी। तो फिर हमें ऐसी आंखों की जरूरत है जिन पर वे कभी शक न करें, अनन्या ने कहा। उसने इस समस्या पर और गहराई से सोचा और उसके ज़हन में धीरे धीरे एक योजना आकार लेने लगी। विक्रम पहले से ही उनके विश्वासपात्रों में है, भले ही उनके रिश्ते में अब तनाव हो। नंदलाल का व्यापारी वर्ग में इतना रसूख है कि वे उन रास्तों से खबरें निकाल सकते हैं जहां कलावती का पहरा लगाने का ख्याल भी नहीं जाएगा। और वो रुकी, एक ऐसे जोखिम को तौलते हुए जिस पर उसने इस पल से पहले पूरी तरह विचार नहीं किया था। मुझे लगता है कि अब केसर की उपयोगिता को खत्म करने का सही समय आ गया है और मुझे बहुत सोच समझकर तय करना होगा कि इन अंतिम 3 दिनों के लिए उसकी जगह कौन लेगा। कलावती की जवाबी चालें 1 दिन के भीतर ही शुरू हो गईं, ठीक वैसा ही जैसा अंदेशा था। हालांकि उनका तरीका अनन्या के अनुमान से कहीं ज्यादा चतुर निकला। पहला संकेत नंदलाल के जरिए मिला।
वे दूसरी शाम किले की दीवारों के बाहर तयशुदा मुलाकात की जगह पर पहुंचे और उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्त और बेचैन गंभीरता थी जो अनन्या ने उनमें पहले कभी नहीं देखी थी। वे कल से कम 4 कुलीन घरानों को गुप्त संदेश भेज रही है, उन्होंने अपनी सामान्य सतर्क व्यापारी कूटनीति को भूलकर वास्तविक घबराहट के साथ बताया। मेरे पास संदेशों की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हरकारों के नेटवर्क में मौजूद मेरे संपर्कों ने बताया है कि उत्तरी पहाड़ी गांवों के ठाकुर और दक्षिणी व्यापार संघ के सेठ को बेहद जरूरी और निजी खत भेजे गए हैं, जो संयोग से मेरे ही एक प्रतिद्वंद्वी हैं और जिन्हें मेरा बढ़ता रसूख कभी रास नहीं आया। इसके अलावा 2 छोटे जमींदार परिवारों को भी संदेश भेजे गए हैं, जिनकी वफादारी किसी उसूल के बजाय हमेशा उसी की तरफ झुकती है जिसके हाथ में खजाने की चाबी हो। वे आरोप औपचारिक रूप से लगने से पहले ही अपना बचाव तैयार कर रही है, अनन्या ने स्थिति को समझते हुए कहा। वे पहले से ही ऐसे मददगारों को तैयार कर रही हैं जो मेरे पेश किए गए किसी भी सबूत पर शक करने के लिए आमादा रहें, चाहे सबूत कितना ही पुख्ता क्यों ना हो। और भी बहुत कुछ है, नंदलाल ने कहा, और उनकी आवाज में कुछ ऐसा भारीपन था जिसने उनकी बात पूरी होने से पहले ही अनन्या के दिल को झकझोर दिया। व्यापार जगत के मेरे ही एक संपर्क ने आज सुबह बताया कि व्यापारियों के बीच दबी जबान में एक अफवाह फैले जाने लगी है, खजाना शाखा की एक दासी के बारे में, जिसे हाल ही में जाली कागजात के शक में निकाल दिया गया था। कहा जा रहा है कि वो किसी भी सीधे सादे इंसान से पैसे या मदद ऐंठने के लिए शाही परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाती फिर रही है। उनके जबड़े भिंच गए। वे आपको झूठा साबित करने के लिए सभा का इंतजार नहीं कर रही है, केसर। उन्होंने अपना काम खामोशी से, तरीके से, आपके बोलने का मौका मिलने से पहले ही शुरू कर दिया है। अनन्या ने इस बात को एक ठंडे, साफ सुकून के साथ स्वीकार किया, जिसने खुद उसे भी हैरान कर दिया। यह कोई घबराहट नहीं थी, हालांकि घबराना पूरी तरह से स्वाभाविक होता, बल्कि यह एक वकील का वो पैना ध्यान था जिसे ये समझ आ गया हो कि सामने वाले विरोधी ने अपनी पूरी रणनीति पहले ही खोलकर रख दी है। देखा जाए तो ये काम की ही बात है, उसने धीरे से कहा, जबकि अर्जुन और नंदलाल दोनों उसे उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। अगर वे पहले से ही यह कहानी गढ़ रही हैं कि केसर एक अविश्वसनीय और शायद धोखेबाज औरत है, तो इससे मुझे ये समझ आता है कि उन्हें अब भी केसर का सीधा संबंध मीरा कंवर से नहीं पता। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि एक दासी खतरनाक सवाल पूछ रही है। इसका मतलब ये है कि केसर की पहचान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो मुझे चाहिए था, और एक भेष के तौर पर उसकी बची खुची अहमियत भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। उन्हें केसर को जितना बदनाम करना है, करने दो। केसर वो नहीं है जो 2 दिन बाद राजसभा के सामने खड़ी होने वाली है। अर्जुन ने एक लंबे पल तक उसे गौर से देखा, उसके चेहरे पर समझ की एक चमक उभर आए। आपका मतलब है कि आप खुद परिषद के सामने अपनी पहचान उजागर करेगी? सिर्फ गवाहों और दलालों के जरिए पेश किए गए सबूतों के दम पर नहीं, बल्कि पूरे दरबार के सामने खुद मीरा कंवर बनकर खड़ी होकर? मुझे ऐसा करना ही होगा, अनन्या ने कहा। उसने इस फैसले के भारीपन को अपने भीतर डर और एक सख्त, जरूरी स्पष्टता के मिले जुले एहसास के साथ महसूस किया। एक दासी की गवाही, चाहे कितनी भी पुख्ता क्यों ना हो, ठीक उसी तरह का सबूत है जिसे खारिज करने के लिए कलावती इस पूरे दरबार को तैयार कर रही है। लेकिन एक राजकुमारी, जिसे 1 महीने से मरा हुआ मान लिया गया था, वह अपने ही पिता के दरबार में खड़ी होकर उस औरत पर खुद को मारने की कोशिश का आरोप लगाए, यह ऐसी सच्चाई नहीं है जिसे पहले से साधे गए गठबंधनों के दम पर यूं ही हवा में उड़ाया जा सके। ठाकुर राठौड़, यह इतनी बड़ी सच्चाई है जो पूरी परिषद को, चाहे वे चाहें या न चाहें, सीधे तौर पर इसका सामना करने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन ये भी सच है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, कि यह इस पूरी योजना का सबसे खतरनाक पल होगा। राजकुमारी, जिस पल आप अपनी पहचान उजागर करेंगी, आपके इस गुप्त भेष से मिला हर एक सुरक्षा घेरा उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अगर उस दरबार में जरा सी भी चूक हुई, अगर कलावती के पास कोई ऐसी चाल हुई जिसका हमने अंदाजा नहीं लगाया, या सबूत वैसा असर नहीं छोड़ पाए जैसी हमें उम्मीद है, तो आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। न लौटने के लिए ये कुटिया होगी, न छिपने के लिए कोई भेष। आपके पास सिर्फ वही फैसला बचेगा जो वो परिषद उस घड़ी पूरी रियासत के सामने सुनाएगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसने उस सच के पूरे बोझ को महसूस किया, और उस डर के नीचे उसे अपने भीतर उम्मीद से कहीं ज्यादा ठहराव और यकीन का एहसास हुआ। मैं जानती हूं, उसने शांत स्वर में कहा। मैं उस पहली रात से जानती थी कि बात यहीं तक आएगी, जब मैंने उस बंद कमरे में चुपचाप दम तोड़ने से इनकार कर दिया था। बस 2 दिन, ठाकुर राठौड़। चलिए, ये पक्का कर ले कि जब मैं उस दरबार में कदम रखूं, तो मेरे पास वो सब कुछ हो जो इस बाजी को जीतने के लिए जरूरी है।
राजसभा से पहले के 2 दिन एक अजीब ठहरे हुए एहसास में गुजरे। ऐसा एहसास जो अनन्या ने मीरा के दम तोड़ते शरीर में होश में आने के बाद के शुरुआती सबसे बेसुध पलों के बाद से कभी महसूस नहीं किया था। ये सबूत जुटाने की वह पागलों जैसी हड़बड़ाहट नहीं थी जिसने कम से कम उसके हाथों और उसके डर को कुछ ठोस काम में उलझाए रखा था, बल्कि यह 400 गवाहों के सामने खड़े होने और पूरी तरह बिना किसी वापसी के उस इंसान का रूप लेने की कठिन शांत तैयारी थी जिसे उसने 1 महीने तक बड़ी सावधानी से छिपा कर रखा था। महामाया ने उन 2 दिनों में से पहला दिन उसे वापस राजकुमारी का रूप देने में बिताया, एक ऐसी प्रक्रिया जो केसर बनने के उलट बदलाव से कहीं ज्यादा अजीब लग रही थी। ये बात अनन्या ने कुछ हैरानी के साथ महसूस की। खुरदुरे सूती कपड़ों की जगह रेशम ने ले ली। उसके बाल दासी के सलीके से बंधे जूड़े से खोलकर तेल लगाकर उस भव्य शैली में संवारे गए जिसे मीरा की धुंधली यादें औपचारिक दरबारी मौकों के रिवाज के रूप में पहचानती थी। उसके हाथों की मेहंदी जो 1 महीने की कड़ी मेहनत और बार बार धोने के बाद हल्की धुंधली लकीरों में बदल चुकी थी, उसे महामाया के सधे और अभ्यस्त हाथों ने फिर से निखार दिया, लगभग वैसा ही जैसा वह जहर देने वाली रात थी। तुम फिर से उसी की तरह दिख रही हो, महामाया ने पीछे हटकर परिणाम को देखते हुए धीमे स्वर में कहा। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक जटिल भाव तैर गया, बिल्कुल उस लड़की की तरह जो 1 महीने पहले उस कक्ष में लगभग मर ही चुकी थी। और फिर भी उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अनन्या के चेहरे को एक ऐसी औरत की पैनी नजर से देखा जिसने 1 महीना दोनों के अंतर को पढ़ना सीखने में बिताया था, पूरी तरह से उसकी तरह भी नहीं। अब तुम्हारे तौर तरीकों और हाव भाव में कुछ ऐसा है राजकुमारी जो उस लड़की में कभी नहीं था। मुझे नहीं पता कि दरबार इसे उतनी ही साफ तौर पर देख पाएगा जितना मैं देख पा रही हूं, लेकिन मैं इसे देख सकती हूं। क्या ये कोई परेशानी की बात है? अनन्या ने मन में उठे वास्तविक संशय के साथ पूछा। मैं नहीं कह सकती, महामाया ने स्वीकार किया। शायद वे इसे सिर्फ मौत के मुंह से बच निकलने का असर समझें, एक ऐसी लड़की जो मौत के करीब जाकर बदल गई हो और इस पर किसी को अचरज नहीं होगा। शायद उस दरबार में कुछ लोग जो तुम्हें बहुत करीब से जानते थे कुछ ऐसा महसूस करें जिसे नाम देना मुश्किल हो और वे सोच में पड़ जाएं। मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती राजकुमारी, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम वहां वही बनकर कदम रखो जो तुम बन चुकी हो और इस बात पर भरोसा रखो कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसका सच इतना असरदार है कि वह इस बात से कहीं ज्यादा मायने रखेगा कि तुम्हारे चाल चलन में कोई क्या बारीक बदलाव देखता है। अर्जुन ने दूसरा दिन उसे किसी तलवारबाजी के अभ्यास में नहीं बल्कि एक कड़वे मजाक के साथ जिसे उसने एक विरोधी दरबार में जीवित रहना कहा था उसमें झोंक दिया। वह उसे राजसभा की सुनवाई के औपचारिक नियमों, गवाही के क्रम, सबूतों को चुनौती देने और गवाहों से जिरह करने के आरोपी के अधिकारों और उस खास परंपरा के बारे में विस्तार से समझा रहा था जिसके तहत कोई राजकुमारी किसी वर्तमान रानी पर औपचारिक रूप से आरोप लगा सकती थी। परिषद सिर्फ आपकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, चाहे वे कितनी भी असरदार क्यों न हो, उसने कुटिया के छोटे से फर्श पर उसी बेचैन ऊर्जा के साथ टहलते हुए कहा जिसे अनन्या अपनी खुद की अदालती तैयारियों से अच्छी तरह पहचानती थी। कलावती को हर आरोप का जवाब देने, हर सबूत को चुनौती देने और अपने बचाव में अपने गवाह पेश करने की पूरी छूट होगी। यह वैसी अदालत नहीं है जैसी आप शायद। वह रुका और अनन्या को एक हल्का सा झटका लगा जब उसे समझ आया कि अर्जुन ने पिछले 1 महीने में उसकी जबान से कभी कभार निकली बातों से यह अंदाजा लगा लिया था कि औपचारिक कानूनी कार्यवाहियों की उसकी समझ यहाँ के रिवाजों से कितनी अलग थी, हालांकि उसने कभी इस बारे में सीधे सवाल नहीं किया था। जैसी आप समझती हैं, जहां से भी आपकी यह समझ आती हो, ये कुलीनों के बीच एक औपचारिक समझौते की तरह है जिसमें परंपराओं, कार्यवाही को दिशा देने के राजा के अपने अधिकार और उस कक्ष में दोनों पक्षों द्वारा जुटाए गए गठबंधनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फिर मुझे ये ठीक ठीक जानना होगा कि उस कक्ष में मैं किन लोगों पर भरोसा कर सकती हूँ, अनन्या ने कहा। और कलावती ने पहले से किन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। उन्होंने बाकी का दिन मिलकर वह नक्शा तैयार करने में बिताया। वे कुलीन जिन्हें नंदलाल ने कलावती के हड़बड़ी में साधे जा रहे गठबंधनों के निशाने के रूप में पहचाना था, और उनका मिलान अर्जुन की उस पुरानी जानकारी से किया गया कि दरबार के पुराने वफादार कौन थे। वे परिवार जो मीरा की मां की यादों के प्रति अब भी खामोशी से वफादार थे, भले ही कलावती की 10 साल की सोची समझी चालों ने दरबार के बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया था। उत्तरी पहाड़ी गांव के ठाकुर देव सिंह की वफादारी आपकी मां की यादों के साथ जुड़ी है, भले ही कलावती ने पिछले 2 दिनों में उन पर कितना भी दबाव क्यों न डाला हो। अर्जुन ने उनके ज़हनी नक्शे पर उस व्यक्ति की स्थिति को चिन्हित करते हुए कहा। हो सकता है वे पहले न बोलें, जब तक यह न देख ले कि सभा का रुख किस तरफ जा रहा है, तब तक खुलकर सामने न आए, पर मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे सबूत उतने ही पुख्ता हैं जितना हम मानते हैं,
तो वे आपके खिलाफ खड़े होंगे। और दक्षिणी व्यापार संघ का सेठ? नंदलाल का प्रतिद्वंद्वी? कलावती उसे लगभग अपनी तरफ कर ही चुकी है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। उसके व्यापारिक हित किसी न्याय के उसूल से ज्यादा कलावती से जुड़े हैं, और चाहे जो भी सबूत पेश किए जाए, मैं उसके समर्थन की उम्मीद नहीं रखूंगा। वे इस सूची पर आगे बढ़ते रहे। सभा में मौजूद लगभग 1 दर्जन ऐसे रसूखदार नाम, जिनमें से हर एक का आकलन अनन्या ने उसी धैर्य और गणित के साथ किया जो उसने इस नामुमकिन जिंदगी को बचाने के 1 महीने में हर उस इंसान के लिए सीखा था जिसकी उसकी किस्मत पर जरा भी ताकत हो सकती थी। ये काफी नहीं है। जब सूची खत्म हो गई तो उसने अपने भीतर एक अधूरे मामले की जानी पहचानी ठंडी स्पष्टता को महसूस करते हुए कहा, सबसे बेहतर स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि दरबार का शायद 1/3 हिस्सा ऐसा है जिसे केवल सबूतों के दम पर मनाया जा सकता है। 1/3 हिस्सा कलावती की पिछले 2 दिनों की हड़बड़ाहट भरी चालों से पहले ही हमारे खिलाफ हो चुका है, और बाकी का 1/3 हिस्सा बस ये देखने का इंतजार करेगा कि हवा का रुख किस तरफ है, उसके बाद ही किसी का साथ देगा। वो तीसरा हिस्सा जो इंतजार कर रहा है, अर्जुन ने कहा, ये बाजी असल में वहीं जीती या हारी जाएगी, राजकुमारी। न तो पक्के साथियों से और न ही पक्के दुश्मनों से। वो अनिर्णायक बहुमत जो उस सच के पीछे जाएगा जो उस दरबार में सबसे ज्यादा ठोस और अकाट्य लगेगा। पिछले 1 महीने में आपने जो कुछ भी खड़ा किया है, उसका असली दर्शक हमेशा से वही वर्ग रहा है। अनन्या कुछ देर खामोश बैठी रही। उसने आने वाले दिन के पूरे बोझ को अपने भीतर महसूस किया। यह ऐसी जंग नहीं थी जिसे सिर्फ पहले से तय गठबंधनों के दम पर जीता जा सके, बल्कि यह अंततः उसी हुनर पर निर्भर करने वाली थी जिस पर उसने अपने पिछले जीवन में एक पूरा पेशा खड़ा किया था और जिसे हताशा और मजबूरी में अपने इस दूसरे जीवन में फिर से तलाश लिया था। अजनबी और संशय से भरे लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात को इतनी स्पष्टता, सावधानी और संपूर्णता के साथ पेश करना कि सच को झुठलाना किसी के लिए नामुमकिन हो जाए। तो फिर मुझे उसी की तैयारी करनी है, उसने धीमे से कहा। उन गठबंधनों को साधने की नहीं जिनके लिए अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, बल्कि इस मामले को इतना पुख्ता और भारी बनाने की कि उस अनिर्णायक बहुमत के पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई सच्चा रास्ता ही न बचे। उस शाम सभा से ठीक पहले की अपनी आखिरी रात विक्रम मंदिर की कुटिया में पहुंचा। वे दोनों बिना कहे ही समझ रहे थे कि अगले दिन बड़े दरबार में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने से पहले यह उनकी आखिरी शांत बातचीत हो सकती है। मैंने आज अपनी माँ से बात की, उसने उस परिचित नीची चौकी पर बैठते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था जिससे अनन्या तुरंत समझ गई कि यह बातचीत उसके लिए आसान नहीं रही थी। इस सब के बारे में सीधे तौर पर नहीं, मैं अभी उस टकराव के लिए तैयार नहीं हूं, और मुझे नहीं लगता कि कल का दिन आने से पहले हम दोनों में से कोई भी उस टकराव को झेल पाएगा। लेकिन मैंने उन्हें देखा, केसर, उन्हें कल की सभा की तैयारी करते हुए उसी सधे, नपे तुले और शांत भाव से देखा जो वे मेरी पूरी जिंदगी दिखाती आए हैं, और मैंने पहली बार खुद को उनके प्रति सिर्फ वफादार होने के बजाय उनसे सचमुच डरते हुए पाया। उसने अनन्या की आंखों में देखा। मुझे नहीं पता कि कल की सभा मेरे परिवार के साथ क्या करेगी, चाहे परिषद जो भी फैसला ले। मुझे नहीं पता कि उनके किए गए इन सारे कामों के नीचे मेरी माँ का कोई ऐसा रूप बचा भी होगा जिसे मैं उस सच के सामने आने के बाद भी प्यार कर सकूं। लेकिन मैं जानता हूं कि कल मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और मैं चाहता था कि सब कुछ बदलने से पहले आज रात तुम ये बात सीधे मुझसे सुनो। अनन्या ने उस वादे के पूरे वजन और उसे निभाने के लिए लगे साहस को महसूस किया, और उसका दिल एक गहरी, भावुक कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद, उसने शांत स्वर में कहा। इन सब के लिए, विक्रम। कल चाहे जो भी हो, तुम्हारे लिए ये रास्ता चुनना जरूरी नहीं था। तुमने फिर भी इसे चुना, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस कीमत को चुका पाऊंगी जो तुम्हें इसके लिए चुकानी पड़ी है। तुम्हें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने जाने के लिए उठते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी थकान थी जो पिछले 1 महीने में उसके भीतर बहुत गहरी उतर चुकी थी। बस कल इसे अंजाम तक पहुंचाना, केसर। ये पक्का करना कि हम सबको जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसके बाद आने वाला कल उसके काबिल हो। वो चला गया, और अनन्या उसके बाद बहुत देर तक कुटिया में टिमटिमाते दिए की रोशनी में अकेली बैठी रही। उसने महसूस किया कि इस नामुमकिन बचाव के 1 महीने में उसने जो कुछ भी रचा था, वो सब अब एक ऐसी सुबह की ओर सिमट रहा था जिसे न तो अब टाला जा सकता था और न ही जिसकी और तैयारी की जा सकती थी। कल वो देवगढ़ के बड़े दरबार में मुंशी की सहायक, केसर बनकर नहीं सायों में साजिशें रचने वाली कोई छिपी हुई राजकुमारी बनकर कदम रखेगी, बल्कि मौत के मुंह से लौटी राजकुमारी मीरा कंवर बनकर खड़ी होगी, जो अपने राज्य के पूरे कुलीन वर्ग के सामने इस बात की मांग करेगी कि सच को आखिरकार हमेशा के लिए सुना जाए। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाए।
लेकिन 1 महीने में पहली बार उस अनिद्रा में डर के बजाय एक किस्म की तैयारी और हौसला था। देवगढ़ के बड़े दरबार में 10 सालों से पूरी राजसभा नहीं बैठी थी। अर्जुन ने जिस छोटे से कक्ष में अनन्या के ठहरने का इंतजाम किया था, वहां इंतजार करते हुए वो सिर्फ आवाजों से ही उस माहौल का फर्क महसूस कर सकती थी। ये किसी सामान्य दरबारी उत्सव की सुगबुगाहट नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भारी और तनावपूर्ण थी। 400 लोगों की आवाजों में एक अजीब सा खिंचाव था, जो ऐसे सामंतों की बेचैनी को बयां कर रहा था जो बिना बताए भी यह जान गए थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वे सब बैठ चुके हैं, अर्जुन ने कक्ष के द्वार पर आकर धीमे से कहा। वो आज अपनी पहरेदार कप्तान की साधारण वर्दी में नहीं, बल्कि औपचारिक कवच में था, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आधिकारिक तौर पर आने वाले घटनाक्रम का गवाह बनने जा रहा है। आपके पिता ने कार्यवाही शुरू कर दी है। वे पहले बोलेंगे, आपको बुलाने से पहले माहौल की जमीन तैयार करेंगे। अनन्या ने सिर हिलाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, जिसने उसे अपने पिछले जीवन की सबसे बड़ी अदालती सुनवाई से पहले होने वाली घबराहट की याद दिला दी। फर्क सिर्फ इतना था कि अनन्या वर्मा के रूप में उसने जितने भी मुकदमों की पैरवी की थी, उनमें से किसी में भी दांव पर इतना कुछ नहीं लगा था। वहां चाहे जो भी हो, अर्जुन ने अपनी आवाज को धीमा और आत्मीय बनाते हुए कहा, आपने पहले ही कुछ असाधारण कर दिखाया है, राजकुमारी। आज परिषद चाहे जो भी फैसला करे, आपने 1 महीने में एक कत्ल की कोशिश को ऐसे पुख्ता मामले में बदल दिया है जो पूरे राज्य के कुलीन वर्ग को जवाबदेह ठहराने की ताकत रखता है। अगले 1 घंटे में चाहे जो भी हो, ये सच हमेशा सच रहेगा। धन्यवाद, अनन्या ने दिल से कहा, हालांकि शब्द उस पल के हिसाब से बहुत छोटे लग रहे थे। वो सीधी खड़ी हुई और उसने मीरा के औपचारिक रेशमी लिबास के वजन को अपने कंधों पर एक खास तरह के कवच की तरह महसूस किया। चलिए। जब वो बड़े दरवाजों के पास रुकी, तो उसके पिता की आवाज भारी दरवाजों के पार से साफ सुनाई दे रही थी, सधी हुई, औपचारिक और एक ऐसे राजा की पूरी गंभीरता से भरी हुई जिसने अपने पूरे शासनकाल में ऐसे टकरावों से बचने की कोशिश की थी और अब आखिरकार पूरी दृढ़ता से उसका सामना करने का फैसला किया था। एक ऐसा मामला जो इस राज्य के उत्तराधिकार, इसकी सुरक्षा और इसके सम्मान की रूह को छूता है, वे कह रहे थे। 1 महीने पहले इस दरबार ने मेरी बेटी राजकुमारी मीरा कंवर की मौत का मातम मनाया था, जिसे सगाई की रात अचानक आए तेज बुखार के कारण खोया हुआ मान लिया गया था। मैं आज आपके सामने ये बताने के लिए खड़ा हूं कि वह धारणा एक सोची समझी साजिश और फरेब थी, और उस रात जो सचमुच हुआ था, उसके तार इसी दरबार में मौजूद लोगों से जुड़े हैं। सभा में बैठे सामंतों के बीच एक हलचल मच गई, सन्नाटा, अविश्वास और 400 लोगों के एक साथ आगे झुकने की सरसराहट। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा करें, उसके पिता ने आगे कहा। मैं चाहता हूं कि आप सबूत सुने, और उस शख्स के मुंह से सुने जो इसे सीधे आपके सामने रखने के लिए सबसे सही स्थिति में है। वे एक पल के लिए रुके, ये ठहराव भारी और सोचा समझा था। मेरी बेटी उस रात नहीं मरी, वो जिंदा बच गई, और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पिछले 1 महीने में उस सच को जुटाया है जो उसके साथ किया गया, और जो इस राज्य के खजाने के साथ किया गया। मैं अब उसे इस परिषद के सामने आने और अपनी बात रखने के लिए बुलाता हूं। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन का हाथ एक पल के लिए उसके हाथ को छूकर उसे सहारा दे गया, और फिर उसने दरवाजों के पार बड़े दरबार की चकाचौंध भरी रोशनी में कदम रख दिया। उसका स्वागत करने वाला सन्नाटा मुकम्मल था। 400 कुलीन अपने बेहतरीन औपचारिक लिबासों में सजे उस राजकुमारी को फटी आंखों से देख रहे थे जिसे उन्होंने 1 महीने पहले चिता पर जलते देखा था। अब वही राजकुमारी औपचारिक रेशम पहने पूरी गरिमा के साथ सिंहासन की ओर बढ़ रही थी, और उसके चेहरे पर उस कमजोर दुख का नामो निशान नहीं था जिसकी वे मौत के मुंह से लौटी किसी लड़की से उम्मीद कर सकते थे। उसने पहचान फैलने के साथ साथ सभा के पीछे तक फैलती सांसों की आवाजें और अविश्वास की दबी हुई फुसफुसाहटें सुनी। उसने सभा के आगे के हिस्से में रानी कलावती का चेहरा देखा, और एक वकील की पैनी नजर से हॉस्टाइल गवाह के बदलते हाव भाव को पढ़ते हुए उसने उस ठीक पल को देखा जब झटका एक ठंडी सोची समझी गणना में बदल गया। यह उस औरत का तुरंत खुद को संभालना था जिसे समझ आ गया था कि उसके पैरों तले की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। कलावती के बगल में दीवान भैरव सिंह बिल्कुल जड़ हो चुके थे। उनका चेहरा इतना शांत और भावहीन था जिससे अनन्या तुरंत समझ गई कि वे अच्छी तरह जानते थे कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। वो चबूतरे तक पहुंची और उसने पूरे दरबार का सामना करने के लिए रुख किया। उसका अपना दरबार, उसका राज्य, उसके पिता के सामंत, जो उसे उस तीव्रता से देख रहे थे जिसमें 1 महीने की धैर्यपूर्ण मेहनत के इंसाफ की घड़ी तक पहुंचने का पूरा वजन था। मेरा नाम राजकुमारी मीरा कंवर है, उसने कहा, और अपने दिल की धड़कनों के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर पाकर उसने मन ही मन राहत महसूस की।
1 महीने पहले मेरी ही सगाई की दावत में मुझे मेरी सौतेली माँ रानी कलावती के हाथों जहरीला शरबत दिया गया था, जिन्होंने राजवैद्य को ये पक्का करने का हुक्म दिया था कि मैं सुबह का सूरज न देख पाऊं। मैं केवल इसलिए जिंदा बची क्योंकि उस वैद्य ने अपनी जान का भारी खतरा उठाकर आदेश के खिलाफ जाकर जहर की मात्रा कम कर दी थी। मैंने पिछला 1 महीना छिपकर केवल अपनी जान पर हुए हमले के ही नहीं, बल्कि खजाने की उस बड़ी साजिश के सबूत जुटाने में बिताया है जिसने इस राज्य को करीब 1 दशक से खोखला किया है और जिसने हाल के महीनों में देवगढ़ की सुरक्षा को एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के हाथों चुपचाप बेचना शुरू कर दिया है। मैं आज वो सारे सबूत आपके सामने लाती हूँ और इस परिषद से मांग करती हूँ कि इसे पूरा सुना जाए। पूरा दरबार एक साथ गूंज उठा, हैरानी, गुस्सा, अविश्वास और एक साथ टकराती दर्जनों प्रतिक्रियाओं का शोर, और अनन्या ने देखा कि उसके पिता ने खामोश रहने के लिए हाथ उठाया। सभा धीरे धीरे अनिच्छा से शांत हुई और अनन्या ने आने वाले 1 घंटे के पूरे वजन को अपने ऊपर महसूस किया। यही वो घड़ी है, उसने उस पल की अजीब, गहरी स्पष्टता को महसूस करते हुए सोचा, जिसकी ओर बढ़ने में उसने पूरा महीना बिताया था। यहां से आगे की हर बात सिर्फ इस मामले की सच्चाई है। इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। अनन्या के आगे बोलने से पहले ही कलावती उठ खड़ी हुई और पूरे दरबार का ध्यान उसी बिजली की चमक के साथ उनकी ओर मुड़ गया जैसा मीरा के आने पर हुआ था। दरबारियों, कलावती ने कहा, और उनकी आवाज में वही मजा हुआ, शालीन ठहराव था जिसे अनन्या ने उनके राजतिलक के वक्त देखा था। हालांकि अब बहुत ध्यान से सुनने पर अनन्या को उसके नीचे का हल्का सा तनाव सुनाई दे रहा था। यह उस औरत की हताश कोशिश थी जो उस सभा पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की जद्दोजहद कर रही थी, जो अचानक उसके खिलाफ हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि पिछले हफ्तों में मेरी सौतेली बेटी के साथ क्या बीती है, या किस बात ने उसे मुझ पर इतना भयानक आरोप लगाने के लिए उकसाया है। गहरा दुख और सदमा एक कमसिन दिमाग पर अजीब असर डालता है। शायद उस रात जिस बीमारी ने उसे लगभग छीन ही लिया था, उसने उसके सोचने समझने की शक्ति को भ्रमित कर दिया हो, जिससे वो उन लोगों की बातों में आ गई जो उसे उसके ही परिवार के खिलाफ भड़काकर फायदा उठाना चाहते हैं। उनकी आंखें एक पल के लिए विक्रम की ओर घूमी, जो चबूतरे के पास चेहरे पर गहरे दर्द का भाव दबाए खड़ा था। मैंने इस बच्ची को अपनी सगी बेटी की तरह चाहा है। मुझे इस बात से गहरा सदमा पहुंचा है कि वह मेरे बारे में ऐसी बातें सोचने लगी है, चाहे इसकी वजह जो भी हो। गम और मानसिक भ्रम, अनन्या ने अपने भीतर एक ठंडा, तीखा गुस्सा महसूस करते हुए सोचा। ठीक वही कहानी जो वे पिछले 2 दिनों से चुपचाप गढ़ रही थी। अब वक्त आ गया है कि इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इससे पहले कि वे इस पर और आगे बढ़ें। रानी कलावती, अनन्या ने दरबार की फुसफुसाहट को चीरते हुए नपे तुले शांत स्वर में कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों चाहेंगी कि यह परिषद मुझे भ्रमित, बहकी हुई या गम के मारे पागल समझे। यह आपके लिए उस सच्चाई का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान होगा जो असल में हुई है। लेकिन मैं इस परिषद से यह नहीं कह रही कि वह आपकी बातों के मुकाबले केवल मेरी बातों पर भरोसा करे। मैं सबूत लेकर आई हूँ, दस्तावेज, कागजात और ऐसे गवाह जो सीधे तौर पर इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि क्या किया गया और क्यों किया गया। वो सीधे सभा के कुलीनों की ओर मुड़ी। दरबारियों, मैं परिषद से अपने पहले गवाह को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। सिंहासन पर बैठे उसके पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। परिषद इसकी अनुमति देती है। आगे बढ़ो, राजकुमारी। अनन्या दरबार के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी, जहां महामाया इंतजार कर रही थी। चेहरे पर साफ घबराहट थी पर इरादे पक्के थे। वे अपने सबसे अच्छे औपचारिक कब्जों में थी और अनन्या जानती थी कि यह उस बूढ़ी वैद्य के पूरे जीवन का सबसे खतरनाक सार्वजनिक कदम था। मैं राजवैद्य महामाया को बुलाती हूँ, जिन्होंने मेरी सगाई की रात वो शरबत तैयार किया था और जो सीधे तौर पर गवाही दे सकती हैं कि उन्हें क्या आदेश दिए गए थे। सभा की नजरें उस बूढ़ी औरत की ओर मुड़ गईं जो धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ रही थी, और अनन्या ने देखा कि इस टकराव के शुरू होने के बाद पहली बार कलावती का ठहराव हल्का सा डगमगाया। यह उस औरत का सच था जिसे ठीक उसी पल ये समझ आ रहा था कि उसके विरोधी ने इस घड़ी के लिए कितनी गहरी तैयारी की थी। बहुत अच्छे, अनन्या ने एक वकील के उस ठंडे, सब्र भरे संतोष के साथ उस दरार को बढ़ते देखा, जिसे समझ आ गया हो कि बाजी अब हमेशा के लिए उसके पक्ष में मुड़ चुकी है। उन्हें देखने दो, उन्हें इस दरबार से पहले ये समझने दो कि उनके पैरों के नीचे की कितनी जमीन पहले ही खिसक चुकी है। बूढ़ी वैद्य पूरी परिषद के सामने अपने कांपते हाथों को आपस में कसकर थामे खड़ी थी। अनन्या ने देखा कि उन्होंने खुद को उस इंसान के खास हौसले के साथ संभाला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ओझल रहकर बिताई हो और जो अब पहली बार पूरी तरह से और खौफनाक रूप से राज्य के सबसे ताकतवर लोगों के सामने दृश्यमान होकर खड़ी थी। साफ साफ कहो, महामाया, राजा उदयराज सिंह ने कहा।
उनकी आवाज कार्यवाही शुरू करते वक्त की औपचारिकता से कहीं ज्यादा नरम थी। यह एक बूढ़े राजा द्वारा अपनी पुरानी और वफादार सेविका के साहस को पहचानना था। इस परिषद को बताओ कि मेरी बेटी की सगाई की दावत वाली रात क्या हुआ था। महामाया की आवाज में जब वे आखिरकार बोली, एक ऐसी कपकपाहट थी जिसे अनन्या ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई बनावटी नहीं बल्कि असली थी। यह उस औरत का सच्चा डर था जो सब कुछ दांव पर लगाकर आखिरकार वह सच जबान पर ला रही थी जिसे उसने 1 महीने तक खामोशी में सहा था। सगाई की दावत की दोपहर मुझे रानी सा के निजी कक्ष में बुलाया गया था, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे उत्सव के शरबत में एक खास चीज मिलाने का आदेश दिया। माए बाप, वो एक जहर था जिसे मैंने इलाज और उसके उलट दोनों के दशकों के अपने तजुर्बे से तुरंत पहचान लिया। उन्होंने दीवान भैरव सिंह की मौजूदगी में मुझसे साफ कहा कि उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि सुबह तक मौत तय हो जाए, और अगर उसका असर जल्दी न हुआ तो मुझे उस रात राजकुमारी के कक्ष में वापस जाकर वह काम पूरा करना होगा जो जहर अधूरा छोड़ दे। उस याद से उनकी आवाज एक पल के लिए भर्रा गई। मैं सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सकी। मैंने 40 साल इस महल की सेवा की है और मैं उस पल समझ गई थी कि इनकार करने का मतलब राजकुमारी के साथ मेरी अपनी मौत भी होगी, और इससे राजकुमारी की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी। मैंने रानी सा के बताए माप से आधा जहर मिलाया और उनसे कहा कि यह पूरी मात्रा है। मैंने ईश्वर से दुआ की कि यह उन्हें संतुष्ट करने के लिए काफी हो और जान लेने के लिए कम। दरबार में एक फुसफुसाहट दौड़ गई और अनन्या ने देखा कि सभा में बैठे कई कुलीनों के चेहरों के भाव बदल गए। अभी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था, पर यह उन लोगों का गंभीर ध्यान था जो उस कहानी को तौलने लगे थे जिसे वे 1 घंटे पहले सिरे से खारिज कर देते। उस रात महामाया ने आगे कहा, दावत के बाद मैं हुक्म के मुताबिक राजकुमारी की मौत की पुष्टि करने उनके कमरे में गई। मैंने उन्हें जिंदा पाया, हालांकि वे जहर के असर से बेहद बीमार थीं। मैंने उनके शरीर से जहर के बचे हुए असर को निकालने के लिए जो इलाज बन पड़ा वह किया, और रानी सा के लोगों को उनके जिंदा होने की भनक लगने से पहले उन्हें महल से बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने नजरें उठाईं और दरबार के उस पार पहली बार सीधे कलावती की आंखों में देखा। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक सच्चा, मुश्किल से कमाया हुआ साहस झलक आया। मैंने 40 साल तक इस खानदान की पूरी वफादारी से सेवा की है, माए बाप। मैंने पुरानी रानी मीरा की मां की उनकी बीमारी से मौत होने तक सेवा की, और उस नुकसान के बाद जो कुछ मेरे पास बचा था उससे मैंने इस राज्य के मुकुट की सेवा की। मैं यह आरोप हल्के में नहीं लगा रही हूं, यह अच्छी तरह जानते हुए कि इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन मैं उस रात की खामोशी का बोझ अब और नहीं ढोऊंगी, चाहे अंजाम जो भी हो। कलावती फिर से उठ खड़ी हुई। उनका संयम अब साफ तौर पर डगमगा रहा था और उनकी शुरुआती शालीनता बिखरने लगी थी। सभासदों, यह एक ऐसी दासी की गवाही है जो शायद उस शव की ठीक से जांच न कर पाने और उसे गलत तरीके से मृत घोषित करने की अपनी नाकामी के आरोपों से खुद को बचाने की हताश कोशिश कर रही है। क्या ये परिषद सचमुच एक वैद्य की बात को उस रानी के मुकाबले इतना भारी मानेगी जिसने 11 साल तक इस राज्य की निष्ठा से सेवा की है? एक वाजिब सवाल है। इससे पहले कि कोई और जवाब देता, अनन्या ने कहा, और मुझे अंदाजा था कि आप ये सवाल जरूर उठाएंगी। रानी सा, वो परिषद की ओर मुड़ी। सभासदों, महामाया की गवाही को अकेले एक रानी के रसूख के सामने तौलना वाकई मुश्किल होता, अगर यह अकेली गवाही होती। पर यह अकेली नहीं है। मेरे पास और भी सबूत है, और ऐसे गवाह हैं जो न केवल इस जहर देने की पुष्टि करते हैं बल्कि उस बहुत बड़ी साजिश को भी साबित करते हैं जिसे दीवान भैरव सिंह रानी की जानकारी में और काफी हद तक उनके सीधे आदेशों पर चला रहे थे। एक ऐसी साजिश जिसने इस राज्य के खजाने को करीब 1 दशक तक चूसा है और जिसने हाल के महीनों में देवगढ़ की सुरक्षा से समझौता करना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि कार्यवाही शुरू होने के बाद पहली बार दीवान भैरव सिंह का भावहीन चेहरा जरा सा थरथराया। इससे पहले कि वे खुद को फिर से शांत दिखाते, उनके चेहरे पर एक वास्तविक घबराहट की झलक साफ दिखाई दे गई थी। सभासदों, अनन्या ने आगे कहा, मैं परिषद से इस राज्य के अधीन 6 गांवों के खजाने के दस्तावेजी सबूत पेश करने की अनुमति मांगती हूं, जिनका मिलान उन गांवों के खुद के रखे गए अनाज भंडारों के रिकॉर्ड से किया गया है, जो कम से कम 8 सालों से लगान में की जा रही लगातार और जानबूझकर की गई चोरी के तौर तरीके को साबित करते हैं। उसके पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। परिषद इसकी अनुमति देती है। अपने सबूत पेश करो, राजकुमारी। इसके बाद जो हुआ, अनन्या ने बाद में सोचा, वो उसके लंबे कानूनी जीवन की सबसे अनोखी और कठिन जिरह थी। ये किसी वकील की मेज के पीछे से या किसी जज के तय नियमों के तहत नहीं की गई थी, बल्कि एक बड़े दरबार के बीच अकेले खड़े होकर
400 कुलीनों को अपनी स्पष्टता और कागजातों के दम पर कई सालों के जटिल वित्तीय बही खातों को समझाने की जिरह थी। उसने उस पूरे धर्रे को एक एक करके सामने रखा, गांव दर गांव, मौसम दर मौसम, दर्ज किए गए लगान और असल में पहुंचे अनाज के बीच का वो लगातार अंतर, जिसका मिलान अनाज भंडार के प्रभारियों के उन स्वतंत्र खातों से किया गया जिनकी तुलना करने की खजाने के अधिकारियों ने कभी सोची भी नहीं थी। उसने नंदलाल बाफना को आवाज दी, जो व्यापारी प्रतिनिधियों के बीच से आगे आए और उन व्यापारिक रास्तों की गवाही दी जिन्हें उन्होंने दर्ज किया था। राज्य के व्यापार में उनके अपने बड़े रसूख ने उस बात को वो वजन दिया जो एक दासी की जबान कभी नहीं दे सकती थी। जहाजों और गाड़ियों के ये कागजात, नंदलाल ने उन जिल्द बंधे रिकॉर्डों को ऊपर उठाते हुए कहा जिन्हें जुटाने में उन्होंने 3 हफ्ते की बारीक मेहनत लगाई थी। खजाने के दर्ज, खराबी के नुकसान और रतनगढ़ के व्यापारी घरानों के जरिए भेजे जाने वाले माल की बढ़ती मात्रा के बीच एक सीधा संबंध साबित करते हैं। यह वह मात्रा है, माए बाप, जो उन पत्रों से पूरी तरह मेल खाती है जिनमें दीवान भैरव सिंह और उन व्यापारी घरानों के बीच उस माल के आवागमन का सीधा समझौता दिखता है जिसे उन्होंने अपने हाथ से अतिरिक्त माल लिखा है। दरबार की फुसफुसाहट अब तक हैरान कर देने वाले अविश्वास से बदलकर एक सच्चे, बढ़ते गुस्से में ढल चुकी थी। अनन्या ने एक ठंडे संतोष के साथ पहचाना कि यह उस जूरी की आवाज थी जिसका रुख अब बदलने लगा था। भैरव सिंह आखिरकार उठे। उनका सधा हुआ रूप अब पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसे आदमी का तनाव दिख रहा था जो 10 साल के अपने काले कारनामों को अपनी आंखों के सामने दहते देख रहा हो। सभासदों, ये जटिल वित्तीय मामले हैं जिन्हें दुर्गम रास्तों पर लगान वसूली में होने वाले सामान्य खर्चों और नुकसान से अनजान लोग आसानी से गलत समझ सकते हैं। मैं परिषद से यह विचार करने का अनुरोध करूंगा कि क्या एक युवा लड़की, भले ही हाल के हादसों के प्रति उसके लिए सहानुभूति हो, और अपनी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता रखने वाला एक व्यापारी सचमुच इस बात की समझ रखते हैं कि मैं समझ रखती हूँ, दीवान सा, अनन्या ने उनकी आपत्ति को बेहद ठंडे और नपे तुले शब्दों से काटते हुए कहा, क्योंकि मैंने 1 महीना आपके ही खजाने के दफ्तर में सीधे काम करते हुए बिताया है और उन्हीं बही खातों की नकल की है जिन्हें अब आप बाहर वालों के लिए बहुत जटिल बता रहे हैं। मैं एक अंतिम सबूत भी पेश करने के लिए तैयार हूँ, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि वह लगान के हिसाब किताब के किसी भी सवाल से कहीं ज्यादा वजन रखता है। वो परिषद की ओर मुड़ी और उसने अपने अगले शब्दों को उनके पूरे वजन के साथ गूंजने दिया। सभासदों, मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि दीवान भैरव सिंह ने खजाने से चुराए गए इस धन का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट, कर्नल रिचर्ड हेल की वफादारी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया है, और इसके बदले में उन्होंने इस राज्य की छावनी की ताकत, किलों की बनावट और पड़ोसी रियासतों की राजनीतिक वफादारियों की पूरी जानकारी बेची है। पूरा दरबार पूरी तरह से एकदम सन्न रह गया। सभासदों, अनन्या ने उस सन्नाटे के बीच आगे कहा, यह अब केवल एक आदमी के लालच या अपने बेटे के लिए एक रानी की महत्वाकांक्षा का मामला नहीं रह गया है। ये सवाल इस बात का है कि क्या इस राज्य का अपना मुख्य दीवान चुपचाप, सुनियोजित तरीके से देवगढ़ की सुरक्षा को एक विदेशी ताकत के हाथों बेच रहा था, उन्हीं गांवों से चुराए गए पैसों का इस्तेमाल करके, जिन्हें जीतने के लिए वो विदेशी ताकत कल को इसी जानकारी का इस्तेमाल कर सकती है। उसने भैरव सिंह के चेहरे से रंग उड़ते देखा। उसने देखा कि इस आरोप की मार पूरी सभा पर उस ताकत के साथ पड़ी जिसे कोई भी पहले से साधे गए गठबंधन या चालें नहीं झेल सकती थी। एक वकील के उस ठंडे और साफ यकीन के साथ, जिसे दिख रहा हो कि मुकदमा आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच चुका है, अनन्या समझ गई कि इस सुनवाई के बचे हुए पलों में अब चाहे जो भी हो, फैसला हर मायने में तय हो चुका था। ककलावती का अंतिम प्रयास कोई सीधा इनकार बनकर नहीं, बल्कि दूसरों पर दोष मढ़ने की एक हताश कोशिश बनकर सामने आया। अनन्या ने इस पूरे घटनाक्रम को उस स्पष्टता के साथ देखा जो उसने कई दिन पहले ही भांप ली थी, कि जब एक घिरे हुए विरोधी के पास अपने कुकर्मों का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो वह अपनी जगह किसी और की बलि चढ़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। मेरे सभासदों, कलावती ने कहा, उसकी आवाज अब उस सलीकेदार शालीनता से कहीं अधिक कठोर हो चुकी थी जो उसने पिछली गवाहियों के दौरान बनाए रखी थी। यदि खजाने और उस कंपनी एजेंट से जुड़े इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है, तो मैं इससे पूरी तरह अनभिज्ञ थी। दीवान भैरव सिंह ने 1 दशक से भी अधिक समय तक इस राज्य के वित्तीय मामलों को काफी हद तक स्वायत्त रूप से संभाला है। एक ऐसी स्वायत्तता जिस पर मैंने, शायद नादानी में, सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि मुझे लगा कि वे इस राजसिंहासन के प्रति वफादार है। कर्नल हेल के साथ उन्होंने जो भी सौदेबाजी की, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो भी धनराशि हड़पी, उसकी मुझे तनिक भी भनक नहीं थी। और मैं उस अपराध की दोषी नहीं बनूंगी जो एक ऐसे मंत्री ने किया, जिसने मुझे भी उतनी ही चालाकी से धोखे में रखा जितना कि इस पूरे दरबार का सारा ध्यान झटके से भैरव सिंह की ओर मुड़ गया।
अनन्या ने दीवान के चेहरे पर भावों का एक तेज बवंडर देखा, पहले अविश्वास, फिर प्रचंड क्रोध और अंत में एक ऐसे व्यक्ति की ठंडी गणना जिसे समझ आ गया था कि जिस महत्वाकांक्षा की सेवा में उसने वर्षों खपा दिए, उसी सहयोगी ने आज उसे अकेला छोड़ दिया है। ये झूठ है। भैरव सिंह की आवाज में इस पूरी सुनवाई के दौरान पहली बार एक सच्चा, अनियंत्रित आक्रोश फूटा। रतनगढ़ के व्यापारियों के साथ किया गया हर एक सौदा, कर्नल हेल को दिया गया एक एक सिक्का, सब कुछ रानी सा की पूरी जानकारी और कई मामलों में तो उनके सीधे आदेश पर ही हुआ था। मैंने पूरे 10 साल पूरी निष्ठा से इनकी महत्वाकांक्षाओं की सेवा की है, और जब ये खुद को बचाने के लिए मुझे मझधार में छोड़ रही है, तो मैं इस सभा के सामने अकेला दोषी बनकर खड़ा नहीं रहूंगा। जरा संभल कर, दीवान सा, कलावती की आवाज में एक चेतावनी भरी चुभन थी जिससे अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिन्हें आप कभी साबित नहीं कर सकते। क्या मैं साबित नहीं कर सकता? भैरव सिंह का संयम अब पूरी तरह टूट चुका था और उसकी जगह उस इंसान के नंगे गुस्से ने ले ली थी जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। सभासदों, मेरे पास अपना निजी पत्राचार सुरक्षित रखा है, विशेष रूप से ऐसे ही हालात के लिए जो ये साफ साबित करता है कि खजाने की हेराफेरी और राजकुमारी के विषपान दोनों में ही रानी सा की सीधी संलिप्तता और पूरी जानकारी थी। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, और जो साजिश शुरू से ही मेरी तुलना में कहीं ज्यादा इनकी अपनी उपज थी, उसके लिए मैं अकेला जवाबदेह नहीं बनूंगा। अनन्या ने उस ठंडे संतोष के साथ देखा जैसा एक वकील किसी साजिश को उसके ही साजिशकर्ताओं के एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने पर बिखरते हुए देखकर महसूस करता है, जब हताश, आग बबूला और किसी भी वफादारी से आजाद हो चुके भैरव सिंह ने पूरी सभा के सामने साजिश के बचे खुचे धागों को उस बारीकी से उधेड़ना शुरू कर दिया जो अनन्या के जुटाए गए पुख्ता सबूतों से भी कहीं अधिक स्पष्ट था। यही अंजाम होता है, उसने सोचा, जब भैरव सिंह की गवाही आगे बढ़ने पर दरबार में नए सिरे से स्तब्ध कानाफूसियां गूंजने लगी। जब आप किसी साजिश की नींव ऐसे लोगों पर रखते हैं जो कभी एक दूसरे के वफादार नहीं थे, बल्कि सिर्फ अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के गुलाम थे, पूरे ताने बाने को दहाने के लिए बस एक दरार ही काफी होती है। अंततः उसके पिता ने हाथ उठाया और एक ऐसे राजा के अधिकारपूर्ण अंदाज से दरबार में शांति का आदेश दिया जिसने फैसला सुनाने के लिए पर्याप्त बातें सुन ली थीं। बस, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में ऐसा भारीपन था जिसने उपस्थित कुलीनों को तुरंत खामोश कर दिया। इस सभा ने एक ऐसी वैद्य की गवाही सुनी है जिसके पास अपने जमीर के सिवा झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। एक निष्पक्ष व्यापारी द्वारा पुष्ट किए गए दस्तावेजी सबूत देखे हैं जिसके पास ऐसे झूठे दावे करके खोने के लिए अपनी बड़ी साख थी, और अब इस साजिश के भीतर से ही स्वीकारोक्ति सुनी है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो उस व्यवस्था के अस्तित्व की ही पुष्टि करते हैं जिसे दोनों स्वीकारते हैं, भले ही वे उसके सटीक स्वरूप पर विवाद कर रहे हों। वे अपने सिंहासन से उठे और अनन्या ने उन्हें एक सत्तारूढ़ राजा के पूर्ण औपचारिक अधिकार के साथ पूरी सभा के समक्ष न्याय सुनाने के लिए तैयार होते देखा। रानी कलावती, दीवान भैरव सिंह, ये सभा पाती है कि आपके खिलाफ मौजूद साक्ष्य समग्र रूप से अचूक और हर संदेह से परे है। आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेरी पुत्री राजकुमारी मीरा कंवर की हत्या का षड्यंत्र रचा। आपने लगभग 1 दशक तक इस राज्य के खजाने को लूटा, जिसकी सीधी मार उन गांव वालों पर पड़ी जो इस नुकसान को सहने में सबसे कम सक्षम थे। और आपने एक विदेशी ताकत को सामरिक जानकारी बेचकर इस राज्य की सुरक्षा से समझौता किया और उस ताकत की निरंतर कृपा पाने के लिए चुराए गए धन का इस्तेमाल किया। पूरा दरबार पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। 400 कुलीन अपने राजा को उस गंभीरता के साथ फैसला सुनाते देख रहे थे जिसमें इस ऐतिहासिक क्षण का पूरा वजन समाया हुआ था। इन अपराधों के लिए, उसके पिता ने आगे कहा, ये सभा रानी कलावती से इस राज्य के भीतर के सभी पद, उपाधियां और विशेषाधिकार छीनती है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पहरे के तहत देवगढ़ की सीमाओं से हमेशा के लिए निष्कासित करने का आदेश देती है। दीवान भैरव सिंह को उनके पद से बेदखल किया जाता है और देशद्रोह के औपचारिक मुकदमे तक राजसी हिरासत में भेजा जाता है, एक ऐसा अपराध जिसके लिए हमारे राज्य का कानून सबसे कठोर दंड निर्धारित करता है। वे कुछ पलों के लिए रुके और उनके चेहरे के भाव कुछ बदले। अपने पुत्र की ओर देखते हुए उनमें हल्की सी नरमी आई। युवराज विक्रम सिंह का उत्तराधिकारी का दर्जा उनकी माता के अपराधों से अप्रभावित रहेगा, क्योंकि यह सभा भली भांति जानती है कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अंधी वफादारी के ऊपर सत्य को चुनकर जो साहस और सत्यनिष्ठा दिखाई है, वो उनके चरित्र को उनकी माता के कृत्यों से कहीं बेहतर बयां करती है। मंच के पास खड़े विक्रम का चेहरा साफ तौर पर फक पड़ चुका था। अपनी मां के इस औपचारिक और सार्वजनिक पतन को अपनी आंखों के सामने घटते देखकर उसका संयम आखिरकार डगमगा गया। लेकिन अनन्या ने उस प्रत्यक्ष दुख के नीचे एक गहरा ठहराव भी देखा।
उस युवक का पक्का संकल्प जिसने हफ्तों पहले अपना चुनाव कर लिया था और इस पल की भारी कीमत चुकाने के बावजूद जो अपने फैसले से डिगा नहीं था। कलावती अपनी ओर से न रोई न गिड़गिड़ाई, वो उसी ठंडे सधे हुए अंदाज के साथ खड़ी रही जिसने उसे एक दशक की दरबारी चालबाजियों के पार पहुंचाया था, और अंततः उसने विशाल कक्ष के उस पार सीधे अनन्या की आंखों में देखा। ये बाजी तुम जीत गई, राजकुमारी। अचानक शांत पड़े दरबार में उसकी आवाज पूरी स्पष्टता से गूंजी। लेकिन निर्वासन को पराजय समझने की भूल मत करना। इस राज्य के खतरे सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं थे, भले ही आज ये सभा जो कुछ भी मानना चाहे। तुमने केवल एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, एक कंपनी एजेंट द्वारा एक मंत्री के लालच को भड़काने की साजिश को उजागर किया है। तुमने उस लहर को नहीं रोका है जिसने उसे पहली बार यहाँ भेजा था, और मेरा वादा है तुमसे, राजकुमारी, वह लहर किसी एक मुकदमे से मिटने वाली बात से कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक धैर्यवान है। पहरेदार उसे दरबार से बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़े, और अनन्या ने उसे जाते हुए देखा, एक दशक की सोची समझी बेरहम महत्वाकांक्षा को आखिरकार निर्वासन के अंधेरे में विलीन होते देखा, और इस पल की सच्ची राहत और कठिन जीत के नीचे उसे कलावती के अंतिम शब्दों की वह ठंडी असहज सच्चाई महसूस हुई जो एक ऐसे साए की तरह उस पर छा गई जिसे वो आसानी से भुला नहीं सकती थी। वो गलत नहीं कह रही है, अनन्या ने अपने पूर्व सौतेली माँ को पहरेदारों द्वारा बाहर ले जाते देखते हुए सोचा। ये लड़ाई कभी सिर्फ उसके बारे में थी ही नहीं। हेल अभी भी बाहर आजाद है। एक भ्रष्ट दीवान के पकड़े जाने से इस इलाके में कंपनी की दिलचस्पी खत्म नहीं हो जाती। ये पहली लड़ाई थी, आखिरी नहीं। लेकिन वो लड़ाई किसी और दिन के लिए थी। फिलहाल देवगढ़ के इस विशाल दरबार में अपने पिता के न्याय की गूंज और 400 कुलीनों के धीरे धीरे ये समझने के बीच की मौत के मुंह से सार्वजनिक और अडिग रूप से लौटकर इस राज्य में अपना स्थान वापस पाने वाली महिला वास्तव में क्या है, अनन्या ने आखिरकार उस उपलब्धि के पूरे एहसास को खुद में उतरने दिया। वो बच गई थी, वो जीत गई थी, और अब आगे जो कुछ भी आए, हेल कंपनी या वो विशाल लहर जिसकी कलावती ने चेतावनी दी थी, वो उसका सामना किसी खंडहर मंदिर में छुपी एक भगोड़ी की तरह नहीं, बल्कि राजकुमारी मीरा कंवर के रूप में करेगी, जो खुलकर आखिरकार उसी जगह खड़ी थी जिसे फिर से पाने के लिए वो 1 महीने से लड़ रही थी। जैसे ही भीड़ धीरे धीरे दंग और उत्तेजित चर्चाओं में बंटने लगी, अर्जुन दरबार के किनारे उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पिछले महीने की वो सतर्क, आरक्षित वफादारी नहीं, बल्कि कुछ अधिक आत्मीय, एक खुली हुई राहत। तुमने कर दिखाया, उसने धीमे से कहा। राजकुमारी, तुमने सचमुच ये कर दिखाया। हमने कर दिखाया, अनन्या ने सुधार करते हुए कहा। 1 महीने में पहली बार थकान और विजय का पूरा भार एक साथ उस पर उतर आया था। हम सबने मिलकर किया। मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकती थी, ठाकुर राठौड़, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कभी करना भी चाहती। उसने अर्जुन के पार देखा, मंच से नीचे उतरते अपने पिता की ओर, कक्ष के बीच में पीले और आहत लेकिन दृढ़ खड़े विक्रम की ओर, और भीड़ के छोर पर खड़े महामाया और नंदलाल की ओर, जिनके चेहरों पर एक शांत, कठिन जीत की राहत तैर रही थी। 1 महीना, उसने उस पहली भयानक रात से लेकर अब तक के पूरे सफर को याद करते हुए सोचा। एक असंभव महीना, और हम अभी भी अपने पैरों पर खड़े हैं। आगे जो कुछ भी आए, हेल कंपनी या वो कोई भी बड़ा खतरा जिसकी कलावती चेतावनी दे रही थी, हम उसका सामना भी ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसका किया, एकजुट होकर और सच को अपना हथियार बनाकर। चलिए, उसने अपने पिता की ओर मुड़ते हुए कहा। उस अनजान, मरते हुए शरीर में आंखें खोलने के बाद पहली बार उसे अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पूरी तरह निस्संदेह उम्मीद थी। चलकर देखते हैं कि अब हमें किस तरह के राज्य का निर्माण करना है। राज्यसभा के बाद के दिन एक अजीब, दिशाहीन कर देने वाली खामोशी में बीते, जिसे संभालना अनन्या के लिए पिछले महीने की भागदौड़ भरी बेचैनी से भी कहीं अधिक कठिन साबित हो रहा था। अब न कोई छिपना था, न कोई सावधानी से ओढ़ा गया भेष, नहीं किसी संदेही रानी के कसते हुए शिकंजे से बचने की होड़, बल्कि अब तो उस महल में खुलकर राजकुमारी मीरा कंवर के रूप में जीने का धीमा और अजीब सफर सीखना था, जिसने पूरा 1 महीना उसका शोक मनाने में बिताया था और जिसे अब सामूहिक रूप से उसे वापस अपनाना सीखना था। उसका अपना कक्ष, मीरा का कक्ष, जो हफ्तों तक आधिकारिक शोक के कारण बंद रहने के बाद अब दोबारा खोला और सजाया गया था, उसे उस मंदिर की कुटिया से भी कहीं अधिक पराया लग रहा था। बहुत विशाल, बहुत कोमल, और एक मृत लड़की के सामान से भरा हुआ, जिसके साथ खुद को कैसे जोड़ना है, यह अनन्या अब तक तय नहीं कर पाई थी। शांत पलों में वो रेशमी परिधानों पर अपनी उंगलियां फेरती, जिन्हें चुनने की कुछ धुंधली यादें उसके जहन में थीं। उन आभूषणों को छूती जो उसे 2 दशक पहले गुजर चुकी मां से उपहार में मिले थे,
और उस अजीब, चकरा देने वाले एहसास को महसूस करती कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का शोक मना रही थी जिसका जीवन वो इस समय पूरी तरह जी रही थी। तुम ऐसी लग रही हो जैसे किसी और के कमरे में खड़ी हो, सभा के तीसरे दिन की शाम को उसके पिता ने उसे वहां पाकर कहा। वो मीरा के छप्परदार पलंग के किनारे बैठी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे वे भली भांति पहचानते थे, भले ही वे उसका सटीक कारण न बता सके। कभी कभी मुझे सचमुच ऐसा ही लगता है, अनन्या ने अपनी ही इस बेबाक सच्चाई पर थोड़ा हैरान होते हुए स्वीकार किया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है और मुझे आपका बिल्कुल सच्चा जवाब चाहिए, भले ही वो सुनना कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसके पिता उसके पास बैठ गए, उनका चेहरा गंभीर और ध्यानमग्न था। पूछो, क्या मैं आपको बदली हुई लगती हूँ? उसने पूछा। सिर्फ दुख या जिंदा बच जाने के कारण आए तब्दीली नहीं, बल्कि सचमुच इतनी अलग, जो आपको परेशान करती हो, या जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती हो कि उस रात खोने के बाद जो बेटी आपके पास लौटी है, क्या वो पूरी तरह वही है? उसके पिता काफी देर तक चुप रहे और इस सवाल पर उसी गंभीर सोच विचार के साथ विचार करते रहे जो उन्होंने पिछले हफ्ते के हर मुश्किल फैसले में दिखाया था। हाँ, आखिरकार उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा, तुम बदल गई हो, मीरा। पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण, उन मायनों में जिन्हें मैं उस बच्ची में पूरी तरह नहीं पहचान पाता जिसे मैंने पाला था। जोखिम का आकलन उस ठंडेपन से करने को तैयार, जो कभी कभी मुझे चौंका देता है। तुम्हारा एक हिस्सा मुझे तुम्हारी माँ की गहरी याद दिलाता है, और तुम्हारा एक हिस्सा बिल्कुल नया लगता है, जो किसी ऐसी चीज से गढ़ा गया है जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तुम भी अभी मुझे समझाने के लिए तैयार नहीं हो। इस निष्कपट सच्चाई पर अनन्या के सीने में एक भारीपन भर आया और उसकी आंखों में अनायास ही आंसू छलक आए। मुझे क्षमा कर दीजिए, उसने धीमे से कहा। काश मैं इसे पूरी तरह समझा पाती। कुछ दिन तो मैं खुद भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाती। माफी मत मांगो, उसके पिता ने बड़ी कोमलता से उसका हाथ थामते हुए कहा। मीरा, उस रात तुम्हारे भीतर जो कुछ भी बदला, पहले जो तुम थी, उसके मुकाबले अब तुम जो भी बन गई हो, तुमने इस राज्य को बचाया है। तुमने खुद को बचाया, और ऐसा करके तुमने विक्रम को उस रास्ते से बचा लिया जो उसकी मां के साथ साथ उसे भी तबाह कर देता। मुझे इस बदलाव के प्रति आभारी होने के लिए इसे पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं है, और तुम अब जो भी बन चुकी हो, मैं तुम्हें ठीक उसी शिद्दत से प्यार करता हूं जैसे उस रात खोई अपनी बेटी से करता था। उन्होंने उसका हाथ दबाया। अपने इस नए स्वरूप में खुद को ढालने के लिए तुम्हें जितना समय चाहिए, लो, मीरा। ये राज्य और यह पिता यही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। अनन्या ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया। इस निस्वार्थ, बिना शर्त के अपनेपन के वजन से उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। एक ऐसा स्वीकार जिसकी उसने पूरी तरह उम्मीद करने की हिम्मत भी नहीं की थी, और जो बिना किसी मांग या शर्त के ठीक उसी वक्त मिला जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस सब के बाद के दौर में विक्रम का सफर कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। सभा के बाद के दिनों में अनन्या अक्सर महल के शांत कोनों में उसके साथ लंबे समय तक बैठी रहती और उस युवक को अपना संबल देती जो एक ऐसी मां के लिए शोक मना रहा था जिसे वो अब न तो पूरी तरह प्यार कर सकता था और न ही पूरी तरह प्यार करना छोड़ पा रहा था। मैं बार बार उस गौरैया के बारे में सोचता रहता हूँ। चौथी शाम को महल की पश्चिमी दीवार से रेगिस्तानी क्षितिज पर ढलते सूरज के रंगों को देखते हुए उसने अनन्या से कहा, जब मैं छोटा था, शायद तुम्हें ये याद हो या मीरा को याद हो, इन दिनों तुम पर जो भी सर्वनाम लागू होता हो, मुझे बगीचे में एक घायल गौरैया मिली थी। मेरी माँ ने माचिस की तीली और धागे से उसके पंख पर पट्टी बांधने में मेरी मदद की थी। जब तक वो ठीक नहीं हो गई, वे एक हफ्ते तक रोज शाम मेरे साथ बैठती रहीं, उस धैर्य के साथ जो मेरे बचपन में किसी और चीज के लिए उन्होंने शायद ही कभी दिखाया हो। मैं उस औरत की तुलना उस माँ से करने की कोशिश करता रहता हूँ जिसने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया था, और मैं यह नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि अपने भीतर कुछ भी तोड़े बिना मैं इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ कैसे संभालूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनका पूरी तरह तालमेल बिठाने की जरूरत है। अनन्या ने अपनी दोनों जिंदगियों के तमाम अनुभवों को टटोलते हुए बहुत सोच समझकर कहा, ताकि इस बेबस दुख के लिए कुछ राहत दे सके। मुझे लगता है कि इंसान ऐसे विरोधाभासों से भरा होता है जो कभी सीधे सीधे सुलझते नहीं। विक्रम, तुम्हारी माँ तुमसे सचमुच प्यार करती थी, और साथ ही वे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक हत्या का आदेश देने में भी सक्षम थी। ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, भले ही अभी उन दोनों को एक साथ स्वीकार करना असंभव लगे। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें उनके किए को माफ करना ही होगा, और इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम्हें उस माँ का शोक मनाना बंद कर देना चाहिए जिसने कभी एक गौरैया के पंख पर पट्टी बांधी थी। विक्रम काफी देर तक खामोश रहा और उसकी बातों को खुद में उतरने दिया। क्या तुम उन्हें माफ करती हो?
आखिरकार उसने पूछा, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए? अनन्या ने इस सवाल पर बहुत गहराई से विचार किया, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी जटिल कानूनी मसले को हर पहलू से परखती थी। नहीं, उसने पूरी ईमानदारी से कहा, अभी तो नहीं, और शायद कभी पूरी तरह कर भी न पाऊं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं है, विक्रम। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि जो उन्होंने मेरे साथ और इस राज्य के साथ करने की कोशिश की, वो फिर कभी न हो, न मेरे साथ और न ही किसी और के साथ जो मेरी जगह हो। माफी के सवाल में उलझने से ज्यादा मुझे ये चीज हर दिन ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक सार्थक लगती है। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। इस जवाब की ईमानदारी से उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, एक लंबी खामोशी के बाद उसने धीमे से कहा। उस रात तुम्हारे भीतर जो कुछ भी बदला, केसर जो मीरा थी, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा बची और वह बनी जो तुम आज हो। इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है, और सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जितना मैंने इस सब के शुरू होने से पहले किसी ऐसी बहन के लिए सोचा था जिसे मैं शायद ही जानता था। अंततः वह अर्जुन ही था जिसने अनन्या को इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपनी उलझी हुई भावनाओं को सुझाने का स्थान और सुकून दिया। जरूरी नहीं कि बातों के जरिए, बल्कि अपनी उसी सहज और अडिग उपस्थिति के जरिए जो उसने इस पूरे संकट के दौरान बनाए रखी थी, और जो खतरा टल जाने के बाद भी नहीं बदली थी। सभा के बाद छठी शाम को वो उसे अभ्यास के मैदान में मिली। वो उसी अनुशासित तरीके से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था जैसा वो उस पहली सुबह कर रहा था जब अनन्या जहर से बेहाल, हताश और अपने भविष्य से अनजान होकर पहली बार उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। अब आप इतना कड़ा अभ्यास बंद कर सकते हैं, वो उसी निचली पत्थर की बेंच पर बैठते हुए बोली जहां वो उस पहली सुबह बैठी थी, और उसे उसी सधे हुए, परखे हुए अंदाज में तलवार चलाते देखती रही। तात्कालिक खतरा टल चुका है, ठाकुर राठौड़। कलावती निर्वासित हो चुकी है। भैरव सिंह हिरासत में है। हम जीत गए हैं। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे की और उसकी ओर ऐसे भाव से देखा जिसमें उस महीने भर की सतर्क और पेशेवर दूरी से कहीं अधिक आत्मीयता थी। हम ये लड़ाई जीते हैं, उसने कहा। कलावती ने सभा के अंत में आपको खुद चेतावनी दी थी कि एक बड़ी लहर अभी आनी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले हफ्ते मिली राहत के बावजूद आप उस चेतावनी को भूली होंगी। वो बेंच पर उसके पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि अनन्या को उसकी जानी पहचानी, ढाढ़स बंधाने वाली मौजूदगी का एहसास हुआ। जहां तक हमें पता है, कर्नल हेल अभी भी इसी राज्य के इर्द गिर्द मौजूद है। एक भ्रष्ट दीवान के गिरफ्तार हो जाने से इस इलाके में कंपनी की दिलचस्पी खत्म नहीं हो गई। मेरा अभ्यास जारी रखने का इरादा है, राजकुमारी, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि इस महीने का संकट किसी बहुत बड़े तूफान का सिर्फ शुरुआती अध्याय था, और मैं दूसरी बार असावधान पकड़े जाने के बजाय तैयार रहना पसंद करूंगा। अनन्या ने उस बात की गंभीरता को महसूस किया। पिछले हफ्ते की वह संक्षिप्त, कठिन शांति उस जाने पहचाने, साफ खतरे के दबाव के आगे फिर से सिमटने लगी थी। आप सही कह रहे हैं, उसने धीमे से कहा। मैं जानती हूं कि आप सही हैं। शायद मैं बस कुछ दिनों के लिए यह मान लेना चाहती थी कि सबसे मुश्किल दौर सचमुच बीत चुका है। हो सकता है कुछ समय के लिए बीत भी गया हो, अर्जुन ने नरमी से कहा। शोक से उबरने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए एक अलग तरह के साहस की जरूरत होती है, राजकुमारी, उस साहस से अलग जिसने आपको पिछले महीने संभाले रखा। अगर जरूरत हो तो खुद को इन कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। लेकिन ये याद रखिए कि जब अगला खतरा आएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वह आएगा, तो आप किसी मंदिर की कुटिया में छिपी भगोड़ी बनकर उसका सामना नहीं करेगी। आप राजकुमारी मीरा कंवर के रूप में उसका सामना करेगी, जिनके पीछे पिता का पूरा अधिकार है, जिनके साथ भाई की सच्ची निष्ठा है। और वो थोड़ा झिझका, उसके चेहरे पर एक अजीब सी अनिश्चितता उभरी। और वो सब कुछ जो एक महीने तक एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने के बाद अब हमारे बीच मौजूद है, जिसे सही शब्दों में बयां करने का तरीका मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी नहीं मिला है। इस इकरार पर अनन्या की धड़कनें अप्रत्याशित रूप से तेज हो गई। महीने भर की उस बेहद जरूरी पेशेवर दूरी के बाद ये पहली बार था जब अर्जुन ने अपने एक सैनिक वाले सख्त संयम के पीछे से अपनी निजी भावनाओं की एक झलक दिखाई थी। शब्द तो मुझे भी नहीं मिले हैं, उसकी आंखों में देखते हुए उसने माना। लेकिन मैं उन्हें तलाशने का मौका जरूर चाहूंगी, ठाकुर राठौड़। जब समय मिले, जब अगला संकट इतना सिर पर न खड़ा हो। इस बात पर उसके चेहरे के भाव कुछ पिघले, इतने अपने और सहज जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। तो मैं आपको इस बात पर याद दिलाता रहूंगा, उसने धीमे से कहा। आगे जो भी आए, राजकुमारी, हम मिलकर उसका सामना करेंगे, और जब समय मिलेगा तो उन शब्दों को भी ढूंढ लेंगे। वे दोनों घिरती हुई शाम में एक साथ बैठे रहे। उनके चारों ओर अभ्यास का मैदान शांत था।
अनन्या ने खुद को केवल आज की इस एक शाम के लिए जिंदा बच जाने की उस नाजुक और कठिन शांति में सुकून से रहने दिया, ये जानते हुए भी कि देवगढ़ की दीवारों के पार कहीं दूर एक विदेशी कर्नल और एक व्यापारिक कंपनी का वो विशाल धैर्यवान तंत्र, जो एक दिन पूरे उपमहाद्वीप की सूरत बदलने वाला था, पहले ही खामोशी से यह भांपने लगा था कि इस छोटे से राज्य में उसकी बरसों की बिछाई हुई बिसात अचानक उलट चुकी है। कर्नल रिचर्ड हेल को भैरव सिंह की गिरफ्तारी की खबर घटना के 3 दिन बाद मिली। ये सूचना एक घबराए हुए व्यापारी संपर्क के जरिए पहुंची थी, जो देवगढ़ से 2 दिन की दूरी पर पूर्व में स्थित कंपनी की छोटी व्यापारिक चौकी तक घोड़े दौड़ाता हुआ आया था। दक्षिण में कंपनी के विशाल केंद्रों की तुलना में यह एक मामूली सा ठिकाना था, लेकिन हेल के मौजूदा मकसद के लिए पूरी तरह मुफीद था, एक ऐसा आधार जहां से चुपचाप ठीक वैसे ही रिश्ते साधे जा सके, जो 3 दिन पहले तक बेहद संतोषजनक धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसने उस व्यापारी का भेजा हुआ ब्यौरा 2 बार पढ़ा। वह अपने छोटे सादे दफ्तर में खड़ा था, जिसे उसने एक ऐसे इंसान की सख्त सादगी के साथ सजाया था जो आराम को अपने काम में एक रुकावट समझता था। अपनी बरसों की सधी हुई शांति के नीचे उसने पेशेवर झुंझलाहट की एक साफ चिंगारी महसूस की। 1 साल की कड़ी मेहनत, उसने जरूरत से ज्यादा जोर देकर रिपोर्ट को मेज पर रखते हुए सोचा। 1 साल का धैर्यपूर्वक बनाया गया भरोसा, मामूली तोहफे और ऐसी सोची समझी बातचीत जिसे महज एक सामान्य कूटनीतिक दोस्ती समझा जाए, और एक राजकुमारी जिसके बारे में मुझे पक्का भरोसा दिलाया गया था कि वह मर चुकी है, न सिर्फ जिंदा बच निकलती है, बल्कि एक ही दोपहर में पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देती है और मेरे सबसे अहम स्थानीय मोहरे को राजद्रोह के ऐसे मुकदमे में धकेल देती है जिसका अंत लगभग तय है कि उसकी गर्दन कटने के साथ होगा। वो स्वभाव या प्रशिक्षण से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी खींच का खुला नाटक करे। उसने कंपनी की सेवा में 11 साल बिताए थे, पहले बंगाल में और अब राजपूताना की इन छोटी कम महत्वपूर्ण रियासतों में। इस दौरान उसने आवेग के मुकाबले धैर्य की असली कीमत को भली भांति समझा था। ये सीख कि साम्राज्य किसी एक नाटकीय टकराव से नहीं बनते, बल्कि वर्षों की धीमी बारीक घेराबंदी से बनते हैं, जिसे ज्यादातर लोग तब तक भांप नहीं पाते जब तक कि उसका बढ़ता हुआ शिकंजा ऐसा न हो जाए जिसे पलटना नामुमकिन हो। एक मोहरे के नाकाम हो जाने से पूरी रणनीति खत्म नहीं हो जाती। उसने खिड़की के पास जाकर व्यापारिक चौकी के धूल भरे आंगन को देखते हुए खुद को याद दिलाया, इसके लिए बस रणनीति में थोड़े बदलाव की जरूरत है। उसने अपने मुंशी थॉमस फेरिस को बुलवाया, एक शांत काबिल एंग्लो इंडियन युवक, जो 4 साल से निष्ठापूर्वक उसकी सेवा कर रहा था और जो कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय रिश्तों को संभालने के लिए जरूरी नजाकत को बाकी लोगों से कहीं बेहतर समझता था। फेरिस, जब वो युवक मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, तब उसने पूछा, इस राजकुमारी मीरा कंवर के बारे में हम वास्तव में क्या जानते हैं, सिवाय इसके कि वो जिंदा बच गई और सिंह की साजिश को बेनकाब करने में उसकी मुख्य भूमिका रही। फेरिस ने अपनी छोटी सी डायरी को उसी बारीकी से देखा जिसकी हेल हमेशा उसके भीतर कद्र करता था। व्यापारी की रिपोर्ट में जो कुछ था, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, सर। जहर दिए जाने की साजिश से पहले उसका विवाह रतनगढ़ के राजा से तय हुआ था, एक ऐसा रिश्ता जो मौजूदा हालात में अब शायद खत्म ही माना जाएगा। अपनी तथाकथित मौत के बाद का 1 महीना उसने खजाने के एक मुंशी के भेष में बिताया, ताकि वो ऐसे पुख्ता सबूत जुटा सके जिससे सिंह को बेनकाब किया जा सके। दरबार की जो अफवाहें हम तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम ने उसे काफी बदल दिया है। वो उस लड़की से कहीं अधिक तीक्ष्ण और हिसाब किताब रखने वाली हो गई है, जिसे महल जहर दिए जाने से पहले जानता था। हिल ने इस जानकारी को एक सच्चे पेशेवर की दिलचस्पी के साथ समझा। एक राजकुमारी जो जहर से बच निकलने में सक्षम हो, 1 महीने तक भेष बदलकर बिना पकड़े गए सारे पुख्ता सबूत जुटा ले और फिर उस साक्ष्य को इतने जबरदस्त तरीके से पेश करे कि एक साथ रानी और उसके मुख्य दीवान दोनों के खिलाफ पूरी सभा का फैसला हासिल कर ले। उसने इन जानकारियों को अपने दिमाग में तौला और अपनी ही सोच में एक गहरा बदलाव महसूस किया। यह महज भाग्य के सहारे बची किसी लड़की का ब्यौरा नहीं है, फेरिस। यह एक बेहद काबिल और मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का रूप है, उन छोटी रियासतों के सामंतों से कहीं अधिक चतुर, जिनके इर्द गिर्द काम करने की मुझे पिछले कई सालों में आदत रही है। आपकी बातों से लगता है जैसे आप काफी प्रभावित हैं, सर, फेरिस ने अपने पुराने कामकाजी रिश्ते के तहत थोड़ी सहजता से कहा। मैं प्रभावित हूं, हेल ने ईमानदारी से कहा, और 1 घंटे पहले की तुलना में कहीं अधिक चिंतित भी। वो अपनी मेज की ओर लौटा और रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन की उसी जानी पहचानी लय में बैठ गया, जिसने उसे 11 साल की इस बारीक क्षेत्रीय चालबाजी में संभाले रखा था। सिंह की गिरफ्तारी से हमने एक उपयोगी मोहरा खो दिया है और थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई है, लेकिन इससे अपने आप में हमारा व्यापक मकसद खतरे में नहीं पड़ता।
मुझे जो बात परेशान कर रही है वो है इसकी नज़ीर। अगर इस राजकुमारी ने खुद को और देवगढ़ के मामलों पर नजर रखने वाले हर दूसरे राजदरबार को ये दिखा दिया है कि एक दृढ़ और सक्षम शासक उस शांत धैर्यवान ताने बाने को सफलतापूर्वक उधेड़ सकता है जिसे हम यहाँ इतने समय से बुन रहे थे, तो यह एक भ्रष्ट मंत्री को खोने से कहीं बड़ी समस्या है। फेरिस ने इस बात पर विचार किया। उसका चेहरा गंभीर था। तो आप हमसे क्या करने की अपेक्षा करते हैं, सर? हेल काफी देर तक चुप रहा और उस समस्या पर उसी परखे हुए धैर्य के साथ विचार करता रहा जिसने उसे 1 दशक से अधिक समय तक कंपनी की क्षेत्रीय रणनीति के लिए बेहद कीमती बनाए रखा था। फिलहाल खुलकर कुछ नहीं, उसने आखिरकार कहा। हम सीधे तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, न ही सिंह की गवाही में सामने आई बातों से आगे अपनी किसी गहरी संलिप्तता की पुष्टि करेंगे। और हम इस राजकुमारी या उसके पिता को ऐसा कोई अतिरिक्त सबूत बिल्कुल नहीं देंगे जिसे वे अपनी सभा के सामने रख सकें या पड़ोसी राज्यों के साथ साझा कर सकें, जो पड़ोसी राज्य वरना इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि ऐसे सौदे असल में किस तरह आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए विचार किया। लेकिन मैं उसे समझना चाहता हूँ, फेरिस। पूरी तरह से घबराए हुए व्यापारियों से छनकर आने वाली दरबारी अफवाहों से नहीं, बल्कि ठोस खुफिया जानकारी के जरिए उसकी क्षमताएं, उसके सहयोगी और कंपनी के साथ इस राज्य के भविष्य के रिश्तों को लेकर उसके इरादे। अगर उसने अभी इस सवाल पर कोई साफ राय बनाई भी है तो मुझे लगता है कि देर सवेर किसी न किसी तरह हमें देवगढ़ से दोबारा वास्ता तो रखना ही होगा। और मैं ऐसा तब करना चाहूंगा जब मेरे पास उससे कहीं बेहतर जानकारी हो, जितनी जानकारी भैरव सिंह के साथ सौदा करते वक्त मेरे पास थी। और अगर वो उतनी ही सक्षम विरोधी साबित हुई जितनी कि सिंह को बेनकाब करने की उसकी रणनीति से जाहिर होता है, फेरिस ने पूछा। हेल के चेहरे पर एक गहरा विचारमग्न भाव छा गया। एक ऐसे व्यक्ति की ठंडी गणना जिसने अपने पूरे करियर में सीधे टकराने लायक समस्याओं और धैर्यपूर्वक दरकिनार करने लायक मुश्किलों के बीच फर्क करना सीखा था। तो हम अपने समय और अपने तरीके को बदल लेंगे, उसने कहा। कंपनी ने बंगाल में जो कुछ हासिल किया है वो काबिल विरोधियों से उतावलेपन में टकराकर नहीं बनाया है, फेरिस। उसने ये सब धैर्य से बनाया है, वर्षों और दशकों तक छोटे छोटे फायदे जोड़कर, और उस सही वक्त का इंतजार करके जब हालात पूरी तरह हमारे हक में झुक जाने के कारण सीधे टकराव की जरूरत ही न रह जाए। उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा, उस पश्चिमी क्षितिज की ओर जहां 2 दिन की दूरी पर स्थित एक राज्य ने, जिसे वह पूरे 1 साल से चुपचाप साध रहा था, अचानक उसकी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूती दिखाई थी। इस राजकुमारी ने चतुराई और साहस से लड़ी गई सिर्फ एक लड़ाई जीती है। अपनी किसी बेसब्री के चलते मैं उसे दूसरी जीत तश्तरी में रखकर नहीं देने वाला। हम नजर रखेंगे, फेरिस। हम इंतजार करेंगे, और जब सही वक्त आएगा तो हम भीतर दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, एक ऐसा रास्ता जिसे भांपना और नाकाम करना किसी भ्रष्ट मंत्री के लालच की तुलना में इस होनहार राजकुमारी के लिए कहीं अधिक मुश्किल होगा। 2 दिन बाद देवगढ़ के महल में एक साधारण सा उपहार पहुंचा, बारीकी से बनाई गई अंग्रेजी जेब घड़ियों का एक सेट, जिसके साथ एक बेहद सलीके से लिखा गया पत्र भी था। उसमें कर्नल हेल ने राजकुमारी के सकुशल बच जाने पर दिली बधाई दी थी और भविष्य में कंपनी तथा देवगढ़ राज्य के बीच उपयोगी और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रिश्तों की निरंतर उम्मीद जताई थी। अनन्या ने अपने पुनर्स्थापित कक्ष के एकांत में उस पत्र को 2 बार पढ़ा। उसके भीतर एक ठंडी सधी हुई बेचैनी उतर आई, जिसका ताल्लुक पत्र के उस बेहद शिष्ट और अहिंसक शब्दों से नहीं, बल्कि उस बात से था जो वह शिष्टाचार वास्तव में बयां कर रहा था। वो पीछे नहीं हट रहा है, उसने उसी शाम अर्जुन को पत्र दिखाते हुए कहा, और उसे उसी गंभीर ध्यान के साथ पढ़ते देखा जैसा उसने खुद पढ़ा था। वो अपनी बिसात दोबारा बिछा रहा है। यह इंसान पानी की गहराई नाप रहा है, ये देखने के लिए कि मैं इस दोस्ताना पहल पर कैसी प्रतिक्रिया देती हूँ, ताकि वो ये तय कर सके कि उसका अगला कदम क्या होगा। तुम क्या करोगी? अर्जुन ने बेहद सोच विचार के साथ पत्र को नीचे रखते हुए पूछा। अनन्या ने काफी देर तक इस सवाल पर विचार किया और एक बिल्कुल नए तरह की चुनौती के स्वरूप को अपने सामने उभरते हुए महसूस किया। पिछले महीने की वो बेहाल, हताश जिंदा रहने की जंग नहीं, बल्कि कुछ अधिक धीमा, अधिक रणनीतिक, वो लंबा खेल जिसे खेलने में उसका यह नया प्रतिद्वंद्वी माहिर था। मैं इस उपहार को पूरे आदर के साथ स्वीकार करूंगी, उसने आखिरकार कहा, और उतने ही विनम्र शब्दों में जवाब देकर अच्छे रिश्तों की अपनी उम्मीद जताऊंगी। और अब से लेकर आगे जो कुछ भी हो, उसके बीच मिलने वाले हर 1 घंटे का इस्तेमाल ये बारीकी से सीखने में लगाऊंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी असल में क्या बला है, और वह उन राज्यों का आखिरकार क्या हश्र करती है जो उसके धैर्य को सच्ची दोस्ती समझने की भूल कर बैठते हैं। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और उस ज्ञान के भार को महसूस किया जो इस पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ उसी के पास था।
क्योंकि अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं बदला गया तो मैं जानती हूँ कि इस कहानी का अंत कैसा होता है, ठाकुर राठौड़। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कर्नल हेल चाहे वहां पहुंचने के लिए कितना भी सब्र क्यों न दिखाए, देवगढ़ उस खास इतिहास का महज एक शांत पन्ना बनकर रह जाए। राज्यसभा के एक सप्ताह बाद उसके पिता ने उसे अपने निजी कक्ष में बुलवाया। अनन्या जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वे नक्शों और पत्रों से भरी मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर और सुविचारित संकल्प का भाव था, जिसने पिछले एक हफ्ते में धीरे धीरे उस तेज को वापस पाना शुरू कर दिया था जो शोक ने उनसे छीन लिया था। मैं सोच रहा था, उन्होंने बिना किसी औपचारिक भूमिका के सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, कि अब आगे क्या किया जाए। सिर्फ उस खजाने को फिर से भरने की व्यवहारिक बात नहीं जिसे भैरव सिंह ने एक दशक तक लूटा। हालांकि आने वाले महीनों में अकेले ये काम ही हमारा बहुत सा ध्यान खींचेगा। मेरा मतलब उस बड़े सवाल से है जो तुमने सभा में उठाया था और जिसकी पुष्टि कर्नल हेल के उस पत्र ने भी कर दी है। ये सवाल कि देवगढ़ उस विदेशी कंपनी के बारे में असल में क्या करे, जिसने अपने व्यापारिक लाभ के लिए इस राज्य की सुरक्षा से चुपचाप समझौता करने की अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी है। मैं इस उपहार को पूरे आदर के साथ स्वीकार करूंगी, उसने आखिरकार कहा, और उतने ही विनम्र शब्दों में जवाब देकर अच्छे रिश्तों की अपनी उम्मीद जताऊंगी। और अब से लेकर आगे जो कुछ भी हो, उसके बीच मिलने वाले हर एक घंटे का इस्तेमाल ये बारीकी से सीखने में लगाऊंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी असल में क्या बला है और वह उन राज्यों का आखिरकार क्या हश्र करती है जो उसके धैर्य को सच्ची दोस्ती समझने की भूल कर बैठते हैं। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और उस ज्ञान के भार को महसूस किया जो इस पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ उसी के पास था। क्योंकि अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं बदला गया तो मैं जानती हूं कि इस कहानी का अंत कैसा होता है, ठाकुर राठौड़। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कर्नल हेल चाहे वहां पहुंचने के लिए कितना भी सब्र क्यों न दिखाए, देवगढ़ उस खास इतिहास का महज एक शांत पन्ना बनकर रह जाए। राज्यसभा के एक सप्ताह बाद उसके पिता ने उसे अपने निजी कक्ष में बुलवाया। अनन्या जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वे नक्शों और पत्रों से भरी मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर और सुविचारित संकल्प का भाव था, जिसने पिछले एक हफ्ते में धीरे धीरे उस तेज को वापस पाना शुरू कर दिया था जो शोक ने उनसे छीन लिया था। मैं सोच रहा था, उन्होंने बिना किसी औपचारिक भूमिका के सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, कि अब आगे क्या किया जाए। सिर्फ उस खजाने को फिर से भरने की व्यवहारिक बात नहीं जिसे भैरव सिंह ने एक दशक तक लूटा। हालांकि आने वाले महीनों में अकेले ये काम ही हमारा बहुत सा ध्यान खींचेगा। मेरा मतलब उस बड़े सवाल से है जो तुमने सभा में उठाया था और जिसकी पुष्टि कर्नल हेल के उस पत्र ने भी कर दी है। ये सवाल कि देवगढ़ उस विदेशी कंपनी के बारे में असल में क्या करे, जिसने अपने व्यापारिक लाभ के लिए इस राज्य की सुरक्षा से चुपचाप समझौता करने की अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी है। अनन्या सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके भीतर एक स्थिर और उद्देश्यपूर्ण स्पष्टता उतर आई, उस समस्या की स्पष्टता जिसे वह पिछले एक हफ्ते से एकांत में सुलझा रही थी और जिसे आखिरकार खुलकर कहने का मौका मिला था। मैं भी इसी सवाल पर विचार कर रही थी, पिताजी, उसने कहा। और मुझे लगता है कि इसके जवाब के लिए हमें वह बात समझनी होगी जो इस राज्य के ज्यादातर सामंत अभी तक नहीं भांप पाए हैं, कि कंपनी का खतरा शुरुआत में मुख्य रूप से सैन्य नहीं होता। यह आर्थिक और राजनीतिक होता है, और यह ठीक उसी शांत, धैर्यवान साजिश की बुनियाद पर टिका होता है जिसके चलते भैरव सिंह के जरिए हम सब कुछ खोने की कगार पर पहुंच गए थे। वह थोड़ा आगे झुकी, उस रणनीति के ताने बाने को महसूस करते हुए जिसे वो हेल का पत्र आने के बाद से एक एक करके जोड़ रही थी। अगर हम इस राज्य को उस तरह के खतरे से बचाना चाहते हैं तो हम केवल पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर निश्चिंत नहीं हो सकते, भले ही वह भी जरूरी हो। हमें उन कमजोरियों को ठीक करना होगा जिनका भैरव सिंह ने सबसे पहले फायदा उठाया था। खजाने में पारदर्शिता, उसे संभालने वाले लोगों की निष्ठा और स्वतंत्रता, और पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे संबंध, जो इसी तरह के खतरे के सामने उतने ही असुरक्षित हैं। उसके पिता ने उसे उस खास ध्यान और दिलचस्पी के साथ देखा जो वे पिछले एक हफ्ते से लगातार दिखा रहे थे। एक ऐसा भाव जिसे अनन्या अब पहचानने लगी थी। एक ऐसे राजा का भाव जो केवल अपनी लाडली बेटी की बातों को बहलाने के लिए नहीं सुन रहा था, बल्कि उसकी सलाह को गंभीरता से तौल रहा था। साफ साफ बताओ कि तुम्हारा क्या प्रस्ताव है, उन्होंने कहा। सच तो ये था कि अनन्या ने पिछले हफ्ते का अधिकांश समय ठीक इसी उत्तर को तैयार करने में बिताया था। उसने उन तमाम टूटी फूटी, अधूरी जानकारियों को खंगाला था जो उसे मुंबई में मिली शिक्षा से याद थी, जहां उसने कभी नहीं सोचा था कि इतिहास के ये पन्ने इस तरह अचानक इतने जरूरी हो जाएंगे कि आने वाली सदी में कंपनी का विस्तार असल में किस तरह हुआ था, और पहले से सतर्क हो चुका एक अकेला राज्य उन चालों को नाकाम करने के लिए क्या कर सकता है जिन्होंने उसके
अपने इतिहास में उन दर्जनों रियासतों को तबाह कर दिया था जिन्होंने तब तक खतरे को नहीं पहचाना जब तक कि विरोध करने का समय ही नहीं बचा। पहला, उसने कहा, खजाने पर एक स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए, सिर्फ कोई ऐसा नया दीवान नहीं जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से भरोसा करूं, हालांकि उसकी भी जरूरत होगी, बल्कि एक ऐसा ढांचा जहां कोई भी अकेला मंत्री बिना किसी दूसरे अधिकारी की जांच के कर वसूली और हिसाब किताब दोनों को अपने हाथ में न रख सके। यही वो बुनियादी कमजोरी थी जिसका भैरव सिंह ने 8 साल तक फायदा उठाया। दूसरा, मुझे लगता है कि हमें उन पड़ोसी राज्यों के साथ चुपचाप रिश्ते बनाने शुरू करने चाहिए जो कंपनी के इस तरह के शिकंजे के प्रति हमारे जितने ही संवेदनशील है। कोई ऐसा औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं जो तुरंत उनके सीधे आक्रोश को भड़का दे, बल्कि एक ऐसा विश्वसनीय संवाद तंत्र जिससे हम कंपनी की हर हलचल और रणनीति की जानकारी आपस में साझा कर सकें, इससे पहले कि कोई अकेला राज्य अलग थलग पड़कर दबाव में आ जाए। वो रुकी और अपने अगले शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना। और तीसरा, पिताजी, और मैं समझती हूँ कि इस राज्य के सामंतों की सोच को देखते हुए इसे लागू करना सबसे कठिन होगा। मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को उन खास बातों का प्रशिक्षण देना शुरू करना होगा जिनकी कमी पर कंपनी सबसे ज्यादा भरोसा करती है। उनके व्यापारिक तौर तरीके, उनके कानूनी नियम और उनकी बातचीत की रणनीतियां। उनके इस धैर्यवान जाल में फंसी हर रियासत का पतन आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि उनके अपने मंत्री यह पूरी तरह समझ ही नहीं पाए कि वे बातचीत में असल में क्या गवा रहे हैं, जब तक कि सब कुछ उनके हाथ से निकल नहीं गया। उसके पिता काफी देर तक खामोश रहे और उसके प्रस्ताव के पूरे वजन को खुद में उतरने दिया। अनन्या ने उन्हें उस पर उसी गंभीर और सधे हुए अंदाज में विचार करते देखा जो उन्होंने पिछले महीने के हर बड़े फैसले में दिखाया था। यह महल के साधारण सुधारों से कहीं अधिक बड़ा कदम है, आखिरकार उन्होंने कहा। तुम वास्तव में इस बात की रूपरेखा रख रही हो कि यह राज्य अपने शासन और अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों की पूरी व्यवस्था को ही बुनियादी तौर पर बदल दे। हाँ पिताजी, अनन्या ने माना, क्योंकि मेरा मानना है कि हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं उसके लिए ठीक इसी स्तर के कदम की जरूरत है। भैरव सिंह का भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति के चरित्र की अकेली नाकामी नहीं थी, वो उन ढांचागत कमजोरियों का लक्षण था जो इस पूरे क्षेत्र के लगभग हर राजदरबार में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ऐसी कमजोरियां जिनका फायदा उठाना कंपनी ने बड़े सब्र और सलीके से सीखा है। अगर देवगढ़ केवल उन खामियों को ठीक करता है जिनकी वजह से भैरव सिंह सफल हुआ, तो कर्नल हेल अगली बार जिस भी नई कमजोरी को ढूंढेगा, हम फिर से उसके सामने बेबस हो जाएंगे। उसके पिता ने उसे एक लंबे, गहराई से परखते हुए पल के लिए देखा। अनन्या ने उनके चेहरे पर एक भाव को स्थिर होते देखा, संदेह नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा का गहरा हिसाब किताब जो पूरी तरह समझ रहा था कि उसकी बेटी उससे कितने बड़े बदलाव पर विचार करने को कह रही है। ये समझ कहाँ से आती है, मीरा? उन्होंने आखिरकार बड़े शांत लेकिन सीधे स्वर में पूछा। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता या इस राज्य की सुरक्षा के प्रति तुम्हारे समर्पण पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कंपनी की संभावित रणनीति और शासन के ढांचागत सुधारों की इतनी बारीक समझ, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक राजकुमारी की सामान्य शिक्षा से, चाहे वो कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, हासिल हो सके। उपवन में हुई हमारी बातचीत के बाद से ही मैं ये सोच रहा हूं कि उस रात तुम्हारे भीतर जो कुछ बदला, उसमें से कितना कुछ ऐसा है जिसे समझाना अभी बाकी है। अनन्या ने उस जाने पहचाने सवाल के भारीपन को महसूस किया, वही सोच विचार जिससे वो हफ्तों पहले अर्जुन के सामने गुजरी थी। पूरी, अकल्पनीय सच्चाई और एक ऐसी बात के बीच का वही असंभव चुनाव जो बनाए गए नाजुक भरोसे को तोड़े बिना सामने वाले को संतुष्ट कर सके। मैं खुद भी इसे पूरी तरह नहीं समझती, पिताजी, उसने बहुत सोच समझकर धीरे धीरे कहा। मैंने उस रात उपवन में आपसे कहा था कि मौत के मुंह से लौटने ने मेरे भीतर कुछ बदल दिया है, मेरे डर को बदल दिया, जोखिम और रणनीति के बारे में मेरी सोच को बदल दिया। मुझे लगता है कि इसने मुझे कुछ गहरी समझ भी दी है, शायद यही सबसे करीब का शब्द है। उन तौर तरीकों की ऐसी समझ जिसके स्रोत को मैं हमेशा समझा नहीं सकती, लेकिन जब मैं उन्हें गहराई से देखती हूँ तो वे मुझे पूरी तरह सच लगते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कोई पूरी तरह संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। काश मैं आपको इससे बेहतर जवाब दे पाती। उसके पिता काफी देर तक चुप रहे। जब वे आखिरकार बोले तो उनकी आवाज में अनन्या को राहत देते हुए संदेह के बजाय एक गहरा स्वीकार सुनाई दिया। मुझे इससे ज्यादा किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, मीरा, उन्होंने कहा। मैंने पिछले हफ्तों में तुम्हें वो सूझबूझ और क्षमता दिखाते देखा है जिसकी उम्मीद मैं इस दरबार के किसी भी वरिष्ठ सलाहकार से नहीं कर सकता था। अपनी जान पर हुए हमले से उबर रही 19 साल की एक लड़की से तो बिल्कुल नहीं। उस क्षमता का स्रोत चाहे जो भी हो, मुझे उसके नतीजों पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हारी सलाह पर कदम उठा सकूं। वे उठे, खिड़की के पास गए
और ढलती शाम में किले की काली पड़ती दीवारों को एक ऐसे राजा की गंभीरता से देखने लगे जो एक ऐसे फैसले पर विचार कर रहा था जो पीढ़ियों तक उसके राज्य के भविष्य को तय करने वाला था। बहुत अच्छा मीरा, अपने सुधारों का औपचारिक प्रस्ताव तैयार करो, जितनी बारीकी तुम्हें जरूरी लगे उसके साथ, और मैं उन्हें विचार के लिए सभा के सामने रखूंगा। यह आसान नहीं होगा। उन सामंतों की तरफ से विरोध होगा जो पुरानी व्यवस्था में सहज है, भले ही वे व्यवस्थाएं अंततः कितनी भी खोखली क्यों न साबित हुई हों। लेकिन मेरा भी यही मानना है, जैसा तुम्हारा है, कि आने वाले खतरे के लिए ठीक इसी स्तर की तैयारी की जरूरत है। अनन्या के सीने में एक सुकून सा भर गया। पूरी तरह राहत या पूरी तरह जीत नहीं, बल्कि एक लंबी कठिन बहस को आखिरकार उस अकेले इंसान तक सफलतापूर्वक पहुंचा देने का गहरा संतोष, जिसका समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता था। धन्यवाद पिताजी, उसने कहा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझे मिली इस दूसरी जिंदगी का हर लम्हा मैं ये सुनिश्चित करने में लगाऊंगी कि यह राज्य फिर कभी उतना लाचार न हो जितना वह भैरव सिंह के षड्यंत्र के सामने था, या कर्नल हेल आगे जो भी चाल चले उसके सामने होगा। उस शाम जब वह अपने पिता के कक्ष से बाहर निकली तो उसके मन में एक अभूतपूर्व दूरदर्शी सुधार योजना का पहला खाका आकार ले रहा था। उसके भीतर एक ऐसे वकील का उत्साह था जिसने सिर्फ एक मुकदमा नहीं जीता था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को नया रूप देने का अवसर हासिल कर लिया था जिसने उस मूल अपराध को जन्म दिया था। बाहर गलियारे में उसे विक्रम इंतजार करता हुआ मिला। उसके चेहरे के भाव ने अनन्या को तुरंत बता दिया कि उसने बातचीत का कुछ हिस्सा जरूर सुन लिया था। पूरे खजाने की व्यवस्था को बदलना, वो उसके साथ साथ उसके कक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला। पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद का ताना बाना बुनना, हमारे अपने लोगों को कंपनी के ही दांव पेचों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर प्रशंसा और गहरे अचरज का मिला जुला भाव था। तुम सिर्फ इस राज्य की मौजूदा लड़ाइयां नहीं लड़ रही हो, है ना केसर जो मीरा है? तुम उस युद्ध की तैयारी कर रही हो जो इन सबके बाद आने वाला है, इससे कई साल पहले कि इस दरबार का कोई और यह समझ भी पाए कि कोई तूफान आ रहा है। किसी न किसी को तो करनी ही होगी, अनन्या ने सादगी से कहा। मैंने देखा है, उस रात मेरे भीतर जो कुछ बदला, उसके जरिए मैंने ये समझा है कि यह धीमी शांत जीत कितनी धैर्यवान और कितनी विनाशकारी हो सकती है, अगर कोई इसे समय रहते रोकने के लिए पूरी नजर न रखे। मैं उस खतरे के खिलाफ तैयारी करने में इस जिंदगी के आने वाले साल बिताना पसंद करूंगी जिसे ज्यादातर लोग अभी देख भी नहीं पा रहे हैं, बजाय इसके कि तब तक इंतजार किया जाए जब कुछ करने का वक्त ही न बचे। विक्रम ने कुछ देर तक उसे देखा। उसके चेहरे पर एक आत्मीय और सच्ची सराहना का भाव उतर आया। तो मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। तुम मुझे जो भी जिम्मेदारी दोगी बहन। मैंने ये सीखने में पूरा 1 महीना बिताया है कि कड़वी सच्चाइयों से नजरें चुराने का कितना भारी नुकसान होता है। मेरा उस गलती को दोबारा दोहराने का कोई इरादा नहीं है। वे दोनों ढलती शाम में महल के गलियारों से गुजरते रहे, भाई और बहन, जो अब महज खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर एक गहरे एहसास से बंधे थे। इस बात की साझी समझ से कि वे किस तरह के राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और उसे उन खतरों से बचाने के लिए क्या करना होगा जो 3 हफ्ते पहले तक उन सभी की नजरों से ओझल थे जिन्हें उनकी निगरानी करनी चाहिए थी। राज्यसभा के 2 सप्ताह बाद जब अनन्या ने आखिरकार एक विस्तारित सभा सत्र के समक्ष अपना औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो उसका सामना ठीक उसी विरोध से हुआ जिसका उसने अनुमान लगाया था। हालांकि विरोध का स्वरूप कई मायनों में उसकी शुरुआती तैयारी से कहीं अधिक चतुर और परिष्कृत साबित हुआ। सभासदों, उसने उपस्थित कुलीनों के सामने खड़े होकर कहा। उसकी आवाज में इसी सभा के सामने अपनी पहली पेशी की उस कांपती अनिश्चितता की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ आत्मविश्वास था। मैं जो सुधार प्रस्तावित कर रही हूँ, वे इस सभा या इसकी परंपराओं के प्रति किसी अविश्वास से उपजे नहीं है। वे एक ऐसे कड़वे सबक से निकले हैं जिसे सीखने की इस राज्य ने बहुत भारी कीमत चुकाई है, कि अनियंत्रित अधिकार शुरुआत में चाहे कितनी भी नेक नीयत से क्यों न दिए गए हों, ठीक वैसी ही कमजोरियां पैदा करते हैं जिन्होंने इस राज्य के खजाने, इसकी सुरक्षा और लगभग मेरी जान को दांव पर लगा दिया था। ठाकुर देव सिंह, उत्तरी पहाड़ियों के सामंत, जिनकी मीरा की मां के प्रति पुरानी वफादारी इस पूरे संकट के दौरान शांत और अडिग रही थी, अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले खड़े हुए। उनके चेहरे पर शत्रुता के बजाय विचारमग्न गंभीरता थी। राजकुमारी, मैं किसी दूसरे भैरव सिंह को उस तरह के अनियंत्रित अधिकार हथियाने और उनका दुरुपयोग करने से रोकने के विवेक पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन आप जो ढांचा प्रस्तावित कर रही हैं, पारस्परिक सत्यापन की अनिवार्यता, खजाने पर स्वतंत्र निगरानी और पड़ोसी राज्यों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की औपचारिक व्यवस्था, यह इस बात में एक बुनियादी बदलाव लाता है कि इस दरबार ने पीढ़ियों से कैसे शासन किया है। ऐसे बदलाव अपने साथ नए जोखिम भी लाते हैं। संकट के समय फैसले लेने में देरी,
बंटा हुआ अधिकार जो खुद बाहरी खतरों से सुरक्षा बनने के बजाय आंतरिक कलह का स्रोत बन सकता है। यह एक वाजिब चिंता है, ठाकुर सा, अनन्या ने कहा, और मैंने इस पर गहराई से विचार किया है। लेकिन मैं इस सभा से अनुरोध करूंगी कि वो उस जोखिम की तुलना उस खतरे से करे जिससे हम अभी अभी बचकर निकले हैं। भैरव सिंह का अनियंत्रित अधिकार 8 वर्षों तक बिना पकड़े काम करता रहा, इस राज्य के खजाने को निचोड़ता रहा और इसकी सुरक्षा से समझौता करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे पहले पकड़ने के लिए कोई ढांचागत नियंत्रण मौजूद ही नहीं था। मेरे द्वारा प्रस्तावित सुधारों की कीमत बस थोड़ी अतिरिक्त विचार विमर्श और अधिकारों का उचित बंटवारा है, जबकि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की कीमत यह निरंतर खतरा है कि अगला भ्रष्ट मंत्री नुकसान की भरपाई असंभव होने तक खुद को बचाए रखने में भैरव सिंह से अधिक चालाक या भाग्यशाली साबित हो सकता है। हालांकि इन सुधारों में सबसे बड़ी बाधा ठाकुर देव सिंह नहीं बने, बल्कि छोटे जमींदार सामंतों का वो गुट बना जिनकी निष्ठा, जैसा कि अनन्या दरबार के गठबंधनों के अपने पहले के विश्लेषण से भली भांति जानती थी, किसी सिद्धांत के बजाय हमेशा उस व्यक्ति की ओर झुकती थी जो खजाने की कृपा बांटता था। ये वही परिवार थे जो हफ्तों पहले कलावती के शुरुआती सियासी घेराबंदी के निशाने पर थे। सभासदों, उनमें से एक ने कहा, भूपेंद्र नाम का एक छोटा ठाकुर, जिसकी जागीर दक्षिणी व्यापारिक मार्गों से सटी हुई थी, मैं उन सुधारों को लेकर कुछ असहजता स्वीकार करता हूं, जिन्हें एक ऐसी राजकुमारी ने इतने सधे अंदाज में पेश किया है, जिनका अपना हालिया आचरण, एक सेविका का भेष धारण करना, पूरे 1 महीने तक इस महल के प्रशासन में गुप्त रूप से घूमना, छल कपट के प्रति एक ऐसी सहजता को दर्शाता है जो अधिक पारदर्शिता और निगरानी के इन प्रस्तावों के साथ मेल नहीं खाती। अनन्या ने उस तीखे वार को बिल्कुल सटीक निशाने पर लगते महसूस किया और तुरंत इस तर्क के खतरे को भांप लिया। ये खजाने के षड्यंत्र को लेकर उसकी विश्वसनीयता पर सीधा हमला नहीं था, जिसे भारी सबूतों ने पहले ही हर संदेह से परे सिद्ध कर दिया था, बल्कि यह उन विशिष्ट ढांचागत सुधारों को प्रस्तावित करने के उसके अधिकार को कमजोर करने की एक बारीक चाल थी, जिनसे स्वाभाविक रूप से भूपेंद्र जैसे परिवारों के उस अनियंत्रित प्रभाव पर लगाम लग जाती जो वे खजाने के कर्ता धर्ताओं से अपने निजी संबंधों के दम पर भुनाते आए थे। ठाकुर भूपेंद्र ने एक दिलचस्प पहलू उठाया है, अनन्या ने बहुत सोच समझकर अपना उत्तर चुनते हुए कहा, हालांकि मैं इस सबक को उनके बताए नजरिए से थोड़ा अलग रूप में देखूंगी। मैंने भेष बदला, हाँ, 1 महीने के लिए, क्योंकि इसका दूसरा विकल्प, यानी उस दरबार में अपनी खुली असुरक्षित पहचान पर भरोसा करना जहां मेरी अपनी सौतेली मां ने राजनीतिक लाभ के लिए मेरी हत्या करने की मंशा पहले ही साबित कर दी थी, मुझे चंद दिनों में मौत के घाट उतरवा देता। ये छल कपट के प्रति कोई निजी सहजता नहीं है, ठाकुर सा। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इस राज्य को ऐसे संस्थागत संरक्षण की कितनी सख्त जरूरत है जो भ्रष्टाचार को उस संकट में बदलने से पहले पकड़ने के लिए किसी अकेले व्यक्ति की सूझबूझ या जिंदा बचने की जुगत पर निर्भर न हो, जैसा संकट हमने अभी झेला है। उसने अपने तर्क का असर होते देखा। उसने देखा कि उपस्थित कुलीनों के चेहरों पर अंध विरोध के बजाय वास्तविक सोच विचार के भाव उभरने लगे थे। तनावपूर्ण बहस के बीच उसे ये देखकर एक गहरा संतोष हुआ कि उसका तैयार किया गया तर्क ठीक वही काम कर रहा था जिसके लिए उसने उसे गढ़ा था। लेकिन भूपेंद्र अभी रुका नहीं था। उस बात को मान भी ले, राजकुमारी, तो भी मैं ये रेखांकित करूंगा कि आपके द्वारा प्रस्तावित सुधार बहुत से नए अधिकार उन ढांचों में केंद्रित करते हैं जो आपके जीवित बचने से पहले अस्तित्व में ही नहीं थे। ऐसे ढांचे जिन्हें आपने खुद तैयार करने और संभवतः शुरुआत में अपने ही चुने हुए सहयोगियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। मेरी बेबाकी के लिए क्षमा करें, लेकिन इस सभा ने अभी अभी एक महत्वाकांक्षी महिला की बारीक चालबाजियों को इस राज्य की स्थिरता को लगभग तबाह करते देखा है। मैं अनुरोध करूंगा कि इससे पहले कि हम किसी दूसरी महत्वाकांक्षी महिला को, चाहे उनके हालात कितने भी सहानुभूति के योग्य क्यों न हो, इस राज्य के शासन की बुनियादी व्यवस्था को बदलने का अधिकार दें, हम पूरी सतर्कता बरतें। इस बात पर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। ये तुलना इतनी भद्दी थी कि अनन्या को अपने सीने पर किसी वार की तरह महसूस हुई, इसलिए नहीं कि इस तर्क में कोई वास्तविक दम था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह तुरंत समझ गई थी कि यह बात उसके सुधारों के पक्ष में मौजूद तमाम सबूतों के बावजूद उसकी नीयत पर सभा के भरोसे में जहर घोलने के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती थी। वो गलत नहीं है कि मैं उनसे भरोसा मांग रही हूँ, उसने एक खतरनाक जिरह को पहचानने वाली वकील की उसी ठंडी, जानी पहचानी स्पष्टता के साथ सोचा। वो इस उम्मीद में है कि कलावती के साथ मेरी तुलना इतनी भारी पड़ेगी कि इस कमरे में कोई भी ये देखने के लिए नहीं रुकेगा कि क्या ये तुलना वाकई सही है। वो अभी अपना जवाब सोच ही रही थी कि दरबार के छोर पर व्यापारी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठे नंदलाल बाफना अचानक अपनी जगह से उठे। सभासदों, यदि यह सभा शासन के मामले में एक व्यापारी के दृष्टिकोण की अनुमति दे, उन्होंने कहा।
उनकी आवाज में उस व्यक्ति का शांत और गहरा आत्मविश्वास था जिसे बड़े बड़े समझौतों में गंभीरता से सुने जाने की आदत थी। मैंने 30 वर्षों तक 6 राज्यों में व्यापार किया है। मैंने ठीक उसी तरह की ढांचागत कमजोरियों के कारण राजदरबारों को बनते और ढहते देखा है जैसा राजकुमारी ने बयां किया है। ठाकुर भूपेंद्र की सावधानी सैद्धांतिक रूप से अनुचित नहीं है, लापरवाही से केंद्रित किया गया नया अधिकार वास्तव में अपने आप में खतरा बन सकता है। लेकिन मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि वह केवल प्रस्ताव पेश किए जाने के तथ्य पर नहीं, बल्कि वास्तव में प्रस्तावित किए जा रहे ढांचे पर विचार करे। राजकुमारी इस राज्य के खजाने पर अपने लिए कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं मांग रही है। वे पारस्परिक सत्यापन की ऐसी अनिवार्यता मांग रही है जो भविष्य के किसी भी मंत्री पर समान रूप से लागू होगी, जिसमें वे खुद भी शामिल होंगी यदि वे कभी सीधे तौर पर ऐसा पद संभालती है। वे ऐसी खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था मांग रही है जो बाहरी ताकतों के मुकाबले इस राज्य की स्थिति को मजबूत करती है, न कि इस सभा के मुकाबले उनकी अपनी स्थिति को। ये किसी ऐसे व्यक्ति के प्रस्ताव नहीं है जो निजी सत्ता की तलाश में हो, सभासदों। ये उस व्यक्ति के प्रस्ताव हैं जिसने इस राज्य की प्रशासनिक कमजोरियों के परिणामों को अपनी देह पर झेला है और जिसने खुद भारी खतरा उठाकर पिछले 1 दशक की लापरवाह और बिना परखी परंपराओं में इस सभा द्वारा किए गए कुल काम से कहीं अधिक काम सिर्फ 1 महीने में इस राज्य के हितों की रक्षा के लिए कर दिखाया है। इस प्रतिष्ठित व्यापारी सामंत के अप्रत्याशित हस्तक्षेप से दरबार का माहौल साफ तौर पर बदल गया। अनन्या ने सभी के चेहरों को ध्यान से देखा। मामला पूरी तरह तो नहीं सुलझा था, लेकिन भूपेंद्र की तुलना से उपजे अंधे संदेह के बजाय रुख एक बार फिर वास्तविक विचार विमर्श की ओर मुड़ चुका था। मंच से इस पूरी बहस को सधे हुए निष्पक्ष भाव से देख रहे उसके पिता आखिरकार बोले, सभा ने उठाई गई चिंताओं और दिए गए उत्तरों दोनों को सुन लिया है। मेरा मानना है कि इस मामले को, इसके विशाल प्रभाव और परिणामों को देखते हुए किसी एक ही सत्र में तय नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस सभा के विभिन्न गुटों को मिलाकर एक औपचारिक समिति बनाने का प्रस्ताव करता हूं, जो आने वाले हफ्तों में राजकुमारी के प्रस्तावों की विस्तार से समीक्षा करेगी और किसी भी अंतिम व्यवस्था को अपनाने से पहले अपनी ठोस सिफारिशें पेश करेगी। उन्होंने अनन्या की ओर देखा। उनके लहजे की औपचारिक तटस्थता के बावजूद उनके चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। यह कोई अस्वीकृति नहीं है राजकुमारी, यह वही सोच समझकर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका इतना बड़ा सुधार सचमुच हकदार है। मुझे भरोसा है कि यह प्रक्रिया, भले ही आपकी पसंद से थोड़ी धीमी हो, अंततः उस चीज को मजबूत ही करेगी जिसे आप बनाना चाहती हैं, कमजोर नहीं। अनन्या ने सहमति में अपना सिर झुकाया। उसके भीतर एक ऐसे वकील की जानी पहचानी खींच थी जिसकी याचिका को सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से टाल दिया गया था। ये हार नहीं थी, लेकिन वो तुरंत मिलने वाली जीत भी नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। मैं समझती हूँ पिताजी, उसने कहा, और मैं इस समीक्षा का स्वागत करती हूँ। बारीक जांच परख को झेल सकने वाले सुधार बिना सोचे समझे जल्दबाजी में थोपे गए सुधारों की तुलना में इस राज्य की कहीं बेहतर सेवा करेंगे। दरबार समाप्त होने के बाद वो धीरे धीरे खाली होते कक्ष के बाहरी गलियारे में नंदलाल से मिली और उसने उनके प्रति एक सच्चा, हार्दिक आभार व्यक्त किया जो पिछले महीने के उनके कामकाजी रिश्ते की औपचारिक शिष्टता से कहीं अधिक गहरा था। धन्यवाद, उसने कहा, आपके उस हस्तक्षेप का बहुत असर हुआ सेठ जी। मुझे पक्का भरोसा नहीं है कि आपके बिना सभा का रुख इतनी अनुकूलता से मुड़ पाता। आप कोई न कोई दूसरा तर्क ढूंढ ही लेती। नंदलाल ने उस सहज विनम्रता के साथ कहा जो उन बातों से झलकती थी जिन पर वे सचमुच विश्वास करते थे। मैंने आपको पूरे 1 महीने तक केवल बारीक नजर और धैर्यपूर्वक जुटाए गए सबूतों से शून्य से मुकदमा बनाते देखा है राजकुमारी। मैंने तो बस आज आपकी थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत बचा ली। उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा। उनके चेहरे पर कुछ अधिक गंभीरता उतर आई। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, भूपेंद्र का तर्क, चाहे उसके पीछे उसका स्वार्थ ही क्यों ना हो, एक ऐसी बात को छूता है जिसे ये सभा बार बार उठाएगी जैसे जैसे आप इन सुधारों को आगे बढ़ाएंगी। आप उन लोगों से जिन्होंने पीढ़ियों से अनौपचारिक व्यक्तिगत रसूख का इस्तेमाल किया है, ये कह रही हैं कि वे इसके बदले औपचारिक और निष्पक्ष नियमों को स्वीकार करें। यह महज किसी नीतिगत बात पर असहमति नहीं है राजकुमारी, यह इस बात के लिए एक बुनियादी चुनौती है कि वे अपनी ताकत और हैसियत को कैसे देखते हैं। इस विरोध के कई रूपों में बने रहने के लिए तैयार रहिए, किसी एक सभा सत्र से कहीं अधिक समय तक। अनन्या ने उस बात को उस थकी हुई, स्पष्ट समझ के साथ स्वीकार किया जिसने पिछले 1 महीने में उसे ये सिखा दिया था कि किसी व्यवस्था का वास्तविक विरोध कितना धैर्यवान और बहुआयामी हो सकता है। तो मैं अपने तर्क रखती रहूंगी सेठ जी, उसने कहा, जितनी देर और जितनी बार जरूरत होगी। इस राज्य का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है,
चाहे ये सभा अभी इसे पूरी तरह समझ पा रही हो या नहीं। 5 दिन बाद सुधार समिति की पहली बैठक हुई। ये सभा के विभिन्न गुटों से चुने गए 8 सामंतों की एक संतुलित सभा थी। पुराने खेमे के सतर्क परंपरावाद का प्रतिनिधित्व करते ठाकुर देव सिंह, संशयवादी जमींदार परिवारों का पक्ष रखते भूपेंद्र के 2 सहयोगी, व्यापारी वर्ग के व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते नंदलाल बाफना और 4 अन्य सदस्य जिनकी निष्ठा का अनन्या ने पिछले 1 सप्ताह में काफी मेहनत से आकलन किया था और उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया था। वो खुद इन सत्रों में उपस्थित रहीं, मतदान करने वाले सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि इस प्रस्ताव की सूत्रधार के रूप में। वे हर सवाल का जवाब देने और हर प्रावधान का बचाव उसी सतर्क, सधी हुई सटीकता से करने के लिए तैयार थीं, जिसने उन्हें राज्यसभा में संभाले रखा था। ये काम उसकी उम्मीद से कहीं अधिक धीमा और थकाऊ साबित हुआ। प्रस्तावित खजाना निगरानी संस्था के सटीक स्वरूप पर अंतहीन बहसें, पड़ोसी राज्यों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को वास्तव में कितना औपचारिक अधिकार दिया जाए, इस पर बारीक बातचीत और कई सत्रों में अलग अलग रूपों में बार बार यह धैर्यपूर्वक समझाना कि ये सुधार उन सामंतों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं जो इनसे सबसे अधिक असहज महसूस कर रहे थे, न कि उन्हें कोई खतरा पहुंचाते हैं। ये बेहद थका देने वाला काम था, जो पिछले महीने के तनावपूर्ण और जानलेवा घटनाक्रम से काफी अलग था। अनन्या ने शांत पलों में खुद को इस बदलाव के प्रति आभारी पाया। संकट में जिंदा बचने की जंग के बजाय किसी संस्था के निर्माण का वह धीमा, संतोषजनक काम, महज किसी चीज को खत्म होने से रोकने के बजाय किसी व्यवस्था को टिकाऊ बनाने की धीमी और धैर्यवान प्रक्रिया। समिति बनने के 10वें दिन जब वो इसी तरह की एक बारीक और धैर्यपूर्ण बातचीत में गहराई से व्यस्त थी, तभी विक्रम सभा कक्ष के बाहरी गलियारे में उसके पास आया। उसके हाथ में एक मुहरबंद पत्र था और उसके चेहरे पर गंभीर व तत्काल चिंता के भाव थे। यह 1 घंटे पहले आया है, उसने पत्र उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। रतनगढ़ से विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है, केसर, मेरा मतलब मीरा। क्षमा करना, पुरानी आदत कभी कभी आड़े आ जाती है। अनन्या ने अपनी उंगलियों से सावधानीपूर्वक मुहर तोड़ी। उस राज्य के औपचारिक राजचिन्ह को देखकर उसके भीतर एक जानी पहचानी ठंडी बेचैनी उतर आई। यह वही राज्य था जिससे उसका विवाह तय हुआ था, इससे पहले कि उस जहर के षड्यंत्र ने उसकी पूरी जिंदगी को उलट दिया और स्वाभाविक रूप से उस रिश्ते को भी समाप्त कर दिया। जब उसने पत्र पढ़ा तो वो उसकी आशंका से कहीं अधिक जटिल निकला। देवगढ़ की राजकुमारी मीरा कंवर के नाम, आपके जीवित बचने और उन परिस्थितियों की सूचना जिनके कारण दीवान भैरव सिंह के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देशद्रोही षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, इस दरबार तक गहरी दिलचस्पी और, मैं स्वीकार करता हूं कि, भारी चिंता के साथ पहुंची है। जैसा कि आपकी अपनी जांच से स्पष्ट हुआ है, हमारे अपने व्यापारिक घराने अनजाने में देवगढ़ के खजाने से चुराए गए धन को ठिकाने लगाने में शामिल थे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए लिख रहा हूं कि इस दरबार को इस व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं थी। मैं आपके सकुशल बचने पर अपनी हार्दिक राहत व्यक्त करता हूं और इस षड्यंत्र को बेनकाब करने में आपके द्वारा दिखाए गए साहस और सामर्थ्य के प्रति गहरा सम्मान प्रकट करता हूं। हालांकि मैं एक अधिक आवश्यक उद्देश्य से भी लिख रहा हूं। इस क्षेत्र में कर्नल हेल की दिलचस्पी केवल देवगढ़ के साथ हुए उसके सौदे तक ही सीमित नहीं थी। हाल के महीनों में इस दरबार को भी एक अलग नाम से काम कर रहे एक कंपनी एजेंट से इसी तरह के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो हमारे अपने कई मंत्रियों के साथ संबंध बढ़ा रहा है। आपके राज्य के हालिया अनुभव के आलोक में मैं अब इन गतिविधियों को शुरुआती दौर की तुलना में कहीं अधिक संदेह की दृष्टि से देख रहा हूं। मैं इन मामलों पर सीधे चर्चा करने के अवसर का स्वागत करूंगा, राजकुमारी, जिस भी माध्यम को आप सबसे उपयुक्त समझें। मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर हमारे दोनों राज्यों के बीच उससे कहीं अधिक साझी सहमति है, जितना कि हमारे पिछले वैवाहिक संबंध के टूटने से प्रतीत हो सकता है। सच्चे सम्मान और गहरी प्रशंसा के साथ, राजा प्रताप सिंह, रतनगढ़। अनन्या ने पत्र को 2 बार पढ़ा और इसके निहितार्थों के पूरे भार को खुद में उतरते महसूस किया। ये केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ठीक उसी धर्रे की सीधी और तात्कालिक पुष्टि थी जिसकी उसे आशंका थी कि देवगढ़ का संकट कभी कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक साथ कई राज्यों में चुपचाप फैल रहे एक विशाल और धैर्यवान अभियान का केवल एक प्रत्यक्ष लक्षण था। वे एक गठबंधन की मांग कर रहे हैं, विक्रम ने पत्र पढ़ने के बाद उसके चेहरे के भावों को देखते हुए कहा। या कम से कम उसकी एक शुरुआत की। वे ठीक उसी चीज की मांग कर रहे हैं जो मैंने 2 सप्ताह पहले सभा में प्रस्तावित की थी, अनन्या ने धीरे से कहा। उसके भीतर सब कुछ अपनी जगह बैठता हुआ महसूस हुआ, पूरी तरह जीत नहीं, बल्कि एक सैद्धांतिक रणनीति को अचानक वास्तविक और तात्कालिक पुष्टि मिलते देखने की स्पष्ट संतुष्टि। एक जैसी कमजोरी का सामना कर रहे राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना।
ये ठीक वही धर्रा है जिसके बारे में मैंने पिताजी को चेतावनी दी थी। विक्रम, किसी एक भ्रष्ट मंत्री का अकेला लालच नहीं, बल्कि एक समन्वित अभियान जो इस क्षेत्र के कई दरबारों तक पहले ही पहुंच चुका है। और रतनगढ़ के अपने अनुभव ने इसे अभी अभी साबित कर दिया है। वो पत्र लेकर सीधे अपने पिता के पास पहुंची। उन्होंने इसे उसी गंभीर ध्यान से पढ़ा जो वे पिछले हफ्तों के हर बड़े घटनाक्रम में दिखाते आए थे, और अंततः एक ऐसे भाव के साथ ऊपर देखा जिसमें चिंता भी थी और पूरी तरह से सच साबित होने का एक स्पष्ट संतोष भी। ये पुष्टि करता है कि तुम्हारे सुधार केवल सैद्धांतिक सावधानी नहीं है, मीरा, उन्होंने कहा। ये ठीक वही धर्रा है जिसका तुमने अनुमान लगाया था, और ये तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं पहले सामने आ गया है। उन्होंने पत्र नीचे रखा और इस कूटनीतिक प्रश्न पर अत्यंत सोच विचार के साथ विचार किया। तुम्हारा क्या प्रस्ताव है कि हमें क्या उत्तर देना चाहिए? अनन्या ने इस सवाल पर बहुत बारीकी से विचार किया। उसे एक ऐसे अवसर का स्वरूप दिखाई दिया जिसका उसने सभा में अपनी सुधार योजना प्रस्तावित करते समय पूरी तरह अनुमान नहीं लगाया था। मुझे लगता है कि हमें इन मामलों पर सीधे चर्चा करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसने धीरे धीरे कहा। सावधानीपूर्वक और हमारे दोनों राज्यों के जटिल हालिया इतिहास को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ। लेकिन पिताजी, यदि रतनगढ़ वास्तव में उसी खतरे का सामना कर रहा है जिससे हम अभी अभी बचकर निकले हैं, तो ये केवल एक कूटनीतिक अवसर नहीं है, ये ठीक उसी खुफिया तंत्र के ढांचे की पहली व्यवहारिक परीक्षा है जिसे अपनाने के लिए मैं इस सभा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि हम रतनगढ़ के साथ मिलकर कुछ वास्तविक बना पाते हैं, भले ही वो शुरुआत में सीमित हो, तो भूपेंद्र और उनके सहयोगियों के लिए इस प्रस्ताव को एक अनपरखा सिद्धांत कहकर खारिज करना बहुत कठिन हो जाएगा। उसके पिता ने धीरे से सिर हिलाया, उनके चेहरे पर सहमति का भाव आ गया। तो मैं राजा प्रताप सिंह को एक औपचारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निमंत्रण भेजता हूँ। और मेरा मानना है, मीरा, कि तुम्हें इस बातचीत में हमारे अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए। तुमने पिछले हफ्तों में जो कुछ झेला है और जो कुछ बनाया है, उसके दम पर तुमने इस तरह की बातचीत में इस राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार पूरी तरह अर्जित किया है। अनन्या ने उस भरोसे के वजन को अपने भीतर महसूस किया, सहज और ढाढ़स बंधाने वाला। राज्यसभा के उस तनावपूर्ण दौर के बाद पहली बार वह आगे आने वाले काम को लेकर सचमुच उत्साहित थी। सिर्फ अगले खतरे से बचना नहीं, बल्कि सोच समझकर कुछ ऐसा बनाना जो सफल होने पर केवल देवगढ़ ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक की रक्षा कर सके। धन्यवाद पिताजी, उसने कहा। मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। उस शाम, जब सूरज रेगिस्तानी क्षितिज पर ढलते हुए अपने रंग बिखेर रहा था, महल की पश्चिमी प्राचीर पर खड़ी अनन्या को अर्जुन वहीं मिला। वह अक्सर इसी तरह शांत और अडिग साथी की तरह वहां मौजूद रहता था, एक ऐसा साथ जो पिछले हफ्तों में उसके इस नए जीवन का सबसे बड़ा संबल बन चुका था। रतनगढ़, उसने दीवार के किनारे उसके पास आकर कहा। स्पष्ट रूप से उसने महल के पहरेदारों के तंत्र से ये खबर पहले ही सुन ली थी। 1 महीने पहले वो राज्य आपकी हत्या की एक सुविधाजनक आड़ बनने वाला था। अब वो एक बहुत बड़े खतरे के खिलाफ देवगढ़ का पहला सच्चा सहयोगी बन सकता है। अजीब है ना? अनन्या ने डूबते सूरज को देखते हुए कहा, जो रेगिस्तान को उन रंगों में रंग रहा था जो इस दूसरी जिंदगी के कई महीनों बाद भी उसे विस्मय से भर देते थे। सच्चाई के सामने आते ही सब कुछ कितनी तेजी से बदल सकता है। ये बदलाव आपने रचा है, अर्जुन ने धीमे से कहा। इसका एक एक हिस्सा, राजकुमारी, साजिश का पर्दाफाश, वे सुधार, और अब आकार लेता ये गठबंधन। मैंने पिछले महीने आपको केवल एक रात की हत्या के प्रयास को महज जिंदा रहने से कहीं बड़ी चीज की नींव में बदलते देखा है। मैं स्वीकार करता हूं कि अभ्यास के उस पहले मैदान में मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि मेरी जिंदगी में किस तरह की इंसान ने कदम रखा है। मुझे लगता है कि मैं अब जाकर इसे पूरी तरह समझ पा रहा हूं। अनन्या उसकी ओर मुड़ी, उसकी शांत उपस्थिति के अपनेपन को महसूस किया। केवल आज की इस एक शांत शाम के लिए उसने खुद को एक ऐसे जीवन की नाजुक और कठिन शांति में रहने दिया जो, चाहे जितना भी अजीब हो, चाहे जितने असंभव तरीके से मिला हो, पूरी तरह उसका अपना बन चुका था जिसे वो अपनी मर्जी से आकार दे सकती थी। अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, उसने धीमे से कहा। हेल ने हार नहीं मानी है। रतनगढ़ में जो कुछ हो रहा है वो साफ तौर पर एक बहुत बड़े सिलसिले की महज शुरुआत है। सुधार समिति का काम अभी बहुत अधूरा है, और मुझे नहीं पता कि इस सब को हकीकत में बदलने से पहले मुझे और कितने भूपेंद्रों को मनाना पड़ेगा। और फिर भी, अर्जुन ने कहा, उसकी आवाज में एक कोमल और आत्मीय भाव था, आप यहाँ खड़ी होकर डूबते सूरज को देख रही हैं, न कि अगले संकट की घबराहट में किसी मंदिर की कुटिया के फर्श पर चक्कर काट रही है। ये भी एक तरह की जीत है, राजकुमारी। शायद सबसे महत्वपूर्ण जीत। अनन्या मुस्कुराई और इस बात की सच्चाई को अपने भीतर उतरने दिया। ये लड़ाई का अंत नहीं था, किसी भी रूप में नहीं।
बल्कि उस जिंदगी में पहली वास्तविक और मजबूत शुरुआत थी जिसे केवल बचाने के लिए उसने 1 महीने तक बेतहाशा संघर्ष किया था, और जिसे अब वो आखिरकार धीरे धीरे गढ़ना शुरू कर रही थी। 30 दिन, उसने धीमे से, लगभग खुद से कहा। उसने उस पहली भयानक रात, जहर, अंधेरे और उस अडिग संकल्प को याद किया जिसने उसे तब से अब तक संभाले रखा था। एक अजनबी के मरते हुए शरीर में आंखें खोलने और ये तय करने के बाद के 30 दिन की मैं किसी और की कहानी का महज एक मोहरा बनकर नहीं रहूंगी। उसने घिरते अंधेरे में रेगिस्तान की ओर देखा, उस क्षितिज की ओर जिसके बारे में वो जानती थी कि वो उस चुनौती से कहीं अधिक मुश्किलें समेटे हुए था जिससे वो अभी अभी पार पाई थी। देखते हैं कि अगले 30 दिन क्या लेकर आते हैं। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।